जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें विचार चलते हैं, जो सबकॉन्शियस है वहाँ पे कल्पनाएं चलती हैं। हिप्नोसिस समझ में आया कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके मन का मानना बहुत जरूरी है। तो फिर ओसीडी क्या है? कि आपके टीचर थे जिन्होंने कहा था कि काउंसलिंग इज बेटर देन हिप्नोसिस। दोनों में फर्क क्या है? आपने ये तो बताया कि हिप्नोसिस भी काउंसलिंग ही है, वो दोनों एक होते हुए भी फर्क क्या है? तो हिप्नोसिस के थ्रू क्या कोई इंसान अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ा सकता है, यानी कि अपनी थर्ड आई पे काम कर सकता है? तो क्या हिप्नोसिस हर कोई सीख सकता है? और अगर हर कोई सीख सकता है, कोई लिमिटेशन है कि ये नहीं सीख सकता? और अगर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है तो क्या इसे हर कोई एज अ करियर भी अडॉप्ट कर सकता है? सपने क्या होते हैं? एक होता है स्लीप पैरालिसिस होता है, वो क्या होता है? और ऐसे ही कई सारे और नॉर्म्स लिए जाते हैं, वो क्या चीजें होती हैं? आपका इतना प्यार मिल रहा है जिसके लिए हम आपके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो किसी भी तारुफ के, किसी भी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। जिस किसी ने भी आज तक हिप्नोसिस की है वो इन्हें जरूर जानता है। तो चलिए आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर जेपी मलिक का। तो डॉक्टर मलिक को हर कोई जानता है, इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी से हैं और ही इज द फाउंडर ऑफ दैट एकेडमी। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो आज हम बात करेंगे हिप्नोसिस के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, स्पिरिट रिलीज के बारे में और बहुत कुछ बातें करेंगे। सो आज का हमारा पॉडकास्ट बहुत ही मजेदार होने वाला है, अंत तक जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए सर, आपसे जानते हैं, थोड़ा सा बताइए, आपने जब ये एकेडमी शुरू की थी तो इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी? पहले ना जो हिप्नोसिस का नाम जैसे सुनते थे जी तो मेरी धारणा भी वही थी जो औरों की है कि हिप्नोटिज्म का मतलब होता है कि लोगों को वश में कर लें जी या कुछ ऐसा चमत्कार कर दें जो कि वैसे होता ना हो। जी और ये मैंने ना घर पे थोड़ा बहुत, मेरे पिताजी त्राटक करते थे, वो मेडिटेशन करते हैं, उनकी साइकिक एबिलिटीज काफी अच्छी थी, लेकिन वो उनको हिप्नोटिज्म का नाम देते थे कि ये हिप्नोटिज्म ही है। तो मेरे मन के अंदर ये धारणा होगी हिप्नोटिज्म एक ऐसी चीज है उसे आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी बहुत कुछ कर सकते हैं। जो गलतफहमी सबको होती है ना, मुझे भी थी। तो जब मैं गाइडेंस काउंसलर कोर्स कर रहा था, एमए करने के बाद की बात है, तो मैं अपने प्रोफेसर से मिला, सर मुझे ना हिप्नोटिज्म सीखना है, क्योंकि साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है हिप्नोसिस, लेकिन बताया जाता है, सिखाया नहीं जाता वहाँ पे जी उसको। तो वो कह रहे नहीं नहीं, काउंसलिंग इज फार बेटर देन हिप्नोसिस। तो आई ट्रस्टेड हिम, ठीक है जी। तो कहते हैं ना, अगर आपके मन के अंदर कोई भाव है ना तो रास्ता निकलता है जी। तो मैंने जॉब ज्वाइन करा, और जब जॉब ज्वाइन करा तो जब 5-6 साल हो गए थे, ये बात है, मैंने जॉब 82 में ज्वाइन किया था, फर्स्ट जॉब दिसंबर 82 में। और फिर 89 की बात है, मैं एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन थी उसके प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। तो उन्होंने एक कराया हमारा कोर्स, 1 महीने का रेजिडेंशियल कोर्स ट्रेनिंग स्किल्स के ऊपर, और वहां पर उन्होंने रिग्रेशन सिखाया हमें। और उन्होंने दे नेवर यूज द वर्ड रिग्रेशन, लेकिन रिग्रेशन थोड़ा बहुत हम समझते थे ना साइकोलॉजी में, भाई बचपन की बातें याद करना। तो ये 89 से फिर हमने ट्रेनिंग में रिग्रेशन करना शुरू कर दिया और बड़ा अच्छा लगता रहा। तो लेकिन मन में तो फिर भी ये था भी किसी को हिप्नोटाइज करें यार, होता है क्या, पता तो लगे एक बार कि मन में ये ऐसी जो छुपी हुई चीज, सब कहते हैं भाई ये बड़ा चमत्कारी चीज होती है, क्या होती है। तो एक दिन क्या हुआ, मैं रात को टीवी देख रहा था, वैसे टीवी कम देखता हूँ, वहां पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे इंटरव्यू आ रहा था जी, डॉक्टर सनी सेटिन का इंटरव्यू था वो जी। और वो ही वाज टॉकिंग अबाउट रिग्रेशन और पास्ट लाइफ। मैंने सोचा यार रिग्रेशन तो मुझे भी आता है। तो मैंने वहां पे एक नंबर स्क्रॉल कर रहा था नीचे की तरफ, मैंने उसी पे फोन करा, रात को 9 बजे की बात है तकरीबन जी। तो मैंने कहा जी आपका ये रिग्रेशन सिखाते क्या, हिप्नोसिस भी सिखाते हो क्या? बोले हाँ जी सिखाते हैं, पर दिल्ली में कोई ब्रांच आपकी है? कहने लगा दिल्ली में हमारा कल से कोर्स शुरू हो रहा है। अच्छा। तो मैं कहा कि मुझे मौका मिलेगा? बोला जी 1 सीट बची है और 6 एप्लीकेशन है, यू कैन ट्राई करना, तो 8:30 आप आ जाइएगा हैबिटेट सेंटर में। तो मैं पहुंच गया 8:30 बजे, वहाँ पे 6 जने और थे, 7वां में था। उन्होंने सबका इंडिविजुअल इंटरव्यू लेके फिर बोले जेपी यू कम। तो मुझे बड़ा खुशी हुई। तो वहां पे जो मैंने हिप्नोसिस देखा तो लगा यार इट इज समथिंग एल्स। तो उस वक्त ना वो जो तार दिल में घूंडी हुई लगी थी ना, वो खुलना शुरू हुई
कि हिप्नोसिस तो इट इज ए सॉर्ट ऑफ काउंसलिंग, जी। ये तो काउंसलिंग का प्रोसेस है। जब रियलाइज हुआ और जब जब वो हमारे उन्होंने एक्सरसाइज कराई तो हमारा जवाब ये था, हिप्नोटाइज कब कराओगे? तो सवाल ये था, हिप्नोटाइज कब कराओगे? वो बोले भाई हिप्नोटिज्म यही होता है। फिर ये समझ में आने लगा, तो ठीक है, मैंने फिर थेरेपी शुरू कर दी। उससे पहले ट्रेनिंग तो करता था, मैं एनजीओ की ट्रेनिंग करता था, कैपेसिटी बिल्डिंग की, टीचर्स ये करता था। तो एक दिन मैं रात को कोर्स करने के बाद की बात है, ये बातें 2006 की। तो मैं रात को एक सेशन कर रहा था, इट वाज 10:30 इन द नाइट, और उसमें एक था कि जो मास्टर कॉलिंग एक्सरसाइज होती है या हायर ऑर्डर एनर्जीज होती हैं जो उनको बुलाने का, वो एक्सरसाइज कर रहा था मैं। और उसी में मैंने आई टुक लिबर्टी टू आस्क अबाउट माई सेल्फ। मैंने कहा जी मैं जो थेरेपी करता हूँ, हिप्नोथेरेपी करता हूँ, इसमें एनी एडवाइस फॉर मी? तो उन्होंने एक सेंटेंस बोला, व्हेन यू कैन ग्रो ए जंगल व्हाई ओनली एम टू प्लांट ए फ्लावर। तो ये बात समझ में नहीं आई मेरे, लेकिन दिल में लग गई। मैं बोला जी इसका मतलब, हमने जो कहना था कह दिया, अब हम चलते हैं, तो एनर्जी डिसअपियर। तो जी मैं तो पूरी रात डिस्टर्ब हो गया कि व्हेन यू कैन ग्रो ए जंगल व्हाई ओनली एम टू प्लांट ए फ्लावर। तो मैंने अपने पुराने नोट्स निकाले सारे, मेरी हैबिट थी नोट्स बनाने की, एग्जाम के बाद भी बनाता था मैं, एमए की भी, गाइडेंस काउंसलिंग के, ट्रेनिंग कोर्सेज सबके निकाले मैंने, हिप्नोसिस के भी। और फिर मैंने अपना कोर्स स्ट्रक्चर करा 2006 में ही, और फिर टीचिंग शुरू कर दिया साथ के साथ। तो इसका रिजल्ट अच्छा लगा, तो फिर हमने एक्रेडिटेशन लिया 2007 में। और उसके बाद फिर रेगुलरली। तो मन में यही था कि जो इतना जल्दी और इतना इफेक्टिव जिसका असर होता है, और जो इतना सिंपल है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो करने में हर्ज क्या है? बिल्कुल। तो उसके बाद से शुरू किया, फिर ऐड दी कुछ दिन, तो फिर कुछ दिन टीवी प्रोग्राम करे, फिर उसके बाद अब चल रहा है ऐसे ही। और आपने उस जंगल में से आपने बहुत से फूल निकाले। हाँ, आपने बहुत से लोगों को डेवलप किया। हाँ, ये मेरा ये मानना है कि अगर मन में इच्छा होती है ना जी, तो कोई एनर्जी है, वो एनर्जी पता नहीं आपकी है या कहीं किसी और की है, वो आपको उस रास्ते पे ले जाती ही है, आप चाहे ना चाहे। लेकिन मन में एक विचार आपने छोड़ दिया ना, तो डायरेक्शन आपको मिलेगी। आपने कदम उठाना है तो आप बढ़ जाओगे, कदम नहीं उठाओगे तो खड़े रह जाओगे। हाँ, रह जाओगे, फिर तो कुछ नहीं होना। चलिए, ऐसे तो शुरुआत हुई इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी की। हाँ, इसके साथ बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोग प्रोफेशनल्स बने। हाँ, अब थोड़ा सा हिप्नोसिस के बारे में जानते हैं कि हिप्नोसिस, जैसे आपने बोला कि अगर कोई भी आपके मन में भाव है तो वो अगर पूरा होना है और कोई एनर्जी है तो वो उसे पूरा जरूर करवाएगी। तो हिप्नोसिस उस एनर्जी को वो बल देती है, वो करती क्या है? हिप्नोसिस का पार्ट क्या है इसमें? ओके। तो जब हिप्नोटिज्म की जो बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नई विद्या आ गई है, कुछ ऐसी चीज आ गई है जो कहीं बाहर से आई है। तो पहले तो उन्हें वो गलत फहमी निकालनी है। तो अगर हम अपना एंशिएंट लिटरेचर उठाते हैं तो उसमें हिप्नोसिस भरी पड़ी है। कुछ एग्जांपल मैं आपको दूंगा। और अब डेली की जो एक्टिविटीज कर रहे हैं जी, उसमें तो हम हर रोज पता नहीं कितने बार हिप्नोटाइज होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हिप्नोसिस के अंदर है, क्योंकि उस प्रकार की चेंज नहीं आती आपके अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर जो चेंज आती है वो इतना नहीं आती कि आपको पता ना हो, कि आप कंट्रोल छोड़ जाए। उसकी आवश्यकता भी नहीं होती इतना जाने की। तो पुराने जब हम लिटरेचर पढ़ते थे, एक ऋषि मुनि ने उसको श्राप दिया और उसको ऐसा हो गया, उसने उसका आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी, उसका असर हो गया। कर्ण को जब बोला गया कि तू भूल जाएगा ये विद्या जिस दिन तुझे इसकी जरूरत होगी, और वो ऐसे ही बेचारा मारा गया। परशुराम ने जी ने तो उनको बोल दिया था, उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमें लगता है कहानी तो नहीं है। फिर हम आगे आ जाते, उससे पीछे की बात करें, हनुमान जी को जब कहा कि याद कर बचपन में तूने क्या क्या किया था, लंका जाना तो बहुत आसान काम है तेरे लिए, तो उसके अंदर वो शक्ति जागृत होगी। वो कहाँ थी अंदर ही थी। यानी हमारे अंदर का जो एहसास है, जो रियल सेंस के अंदर जो एनर्जी हमारे अंदर है, उसको रियलाइज कराने में हिप्नोसिस मदद करती है, क्योंकि एक प्रकार का ये अंदर का व्यू के साथ हमें कनेक्ट करती है। हम कहते हैं अंतर मन से जुड़ना है, एक बाह्य मन एक अंतर मन से जुड़ने वाला है, और अंतर मन है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, उसके बारे में बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ जानना बाकी है।
तो ऐसे हमने देखा कि गीता के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अर्जुन को बताते हैं, कृष्ण जी उसकी काउंसलिंग कर रहे होते हैं कि भाई इस ज्योति से तू नहीं जान पाएगा, मैं तुझे दिव्य ज्योति देता हूँ। तो दिव्य ज्योति मेरे ख्याल से वो हिप्नोटिक स्टेट को ही कह रहे थे। तो फिर वो उनको दिखाते हैं कि युद्ध में सारे मारे गए हैं और अपना जो स्वरूप दिखाते हैं। तो वो जो दिव्य ज्योति है, यानी कि अपने अंदर से जोड़ के अंदर स्वरूप के से एक एहसास करना, उसका अगर हम साइंटिफिक आधार देखें, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलर तो मैस्मर के बाद ही हुई है, जब इसने जोड़ा कि मेडिकल में बिहेवियर मॉडिफिकेशन में इसको यूज किया जा सकता है। तो हम देखो दो स्तर की बात की हमने, एक तो बाह्य मन, एक आंतरिक मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसमें विचार चलते हैं, जो सबकॉन्शियस है वहां पे कल्पनाएं चलती हैं, और जो कल्पना है, कल्पना को वो हकीकत मानता है। तो जब एक कल्पना के वर्ल्ड के अंदर हम ले जाते हैं, जब ध्यान के दशा को चेंज करते हैं, तो उस वक्त जो कल्पनाएं भी होती हैं, जो विचार दिए जाते हैं, उनको सच्चाई मानकर हमारे जो न्यूरॉन है वो एक स्ट्रक्चर पैदा करते हैं, न्यूरल पाथवेज कहते हैं। और स्ट्रक्चर पे जब रेपिटेशन करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, उसके माइलिन्स उसको स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं, और वो हमारे बिहेवियर का एक फाउंडेशन बन जाता है। तो हिप्नोसिस के अंदर हम वही करते हैं कि पहले तो उसकी दशा को चेंज करना है, ऐसी दशा में लाए कि वो ज्यादा एक्सेप्ट करने वाली बात हो जाए, ज्यादा सजेस्टिबल हो जाए, जो बात कही जाए कि वो उसको जल्दी से मानना शुरू कर जाए। यानी जो उसका क्रिटिसाइज करने का, जो एनालाइज करने की जो पावर है, उसको थोड़ा सबड्यू करते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना कि वो तो बेहोशी की हालत है, ऐसा नहीं होता। अब पूरे होश में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आप करना चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन आप बात ज्यादा मानना शुरू कर देते हैं और उसका स्वीकार करने का जो हमारी अवस्था होती है वो उसके लिए बेहतर होती है, बातों को मानना शुरू कर देते हैं, और वो इट स्टार्ट्स हैपनिंग इन द रियल लाइफ जो भी करते हैं। क्योंकि फिर हमें ये लगता है कि मैं ये कर चुका हूँ, जब मैं कर चुका हूँ तो इसका मतलब पहले कर चुका था, अभी कर सकता हूँ, तो वो भाव आ जाता है। इसलिए जो ये हैबिट वगैरह होती है वो ठीक करने के लिए, जो कई बार डिसऑर्डर हो जाते हैं वो ठीक करने के लिए काम आता है। मेडिकल में भी प्लेसिबो क्या करते हैं, वो मन को ही तो समझाती है। तो हिप्नोसिस भी वही काम करती है कि आपको एक ऐसे मोड में ले आती है कि जहाँ पे आप जल्दी जल्दी बातें मानते हैं। जो बातें आपने 10-12 सेशन के बाद माननी थी वो 2-3 सेशन में मान लेते हो। जो चेंज आपकी 6-7-8 हफ्ते बाद होनी थी वो 3 हफ्ते में हो जाती है। तो ये फर्क इसका ये हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हम बीमार हैं, और क्योंकि हमारा मन माना हुआ है तो हम बीमार की तरह ही रिएक्ट करते हैं। पर अगर उस बीमारी में भी हमें लगे कि नहीं, मैं खड़ा हो सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर वही बात है कि मन मान गया, इसलिए आप वो काम कर पाए। हाँ, तो ये पार्ट जो है ये हमारा एक्चुअली हिप्नोसिस के थ्रू होता है। अब वो हमने खुद अपने आप को दिया या किसी और ने बाहर से दिया, वो डिपेंड करता है, बट ये हिप्नोसिस ही है, इसे ही हिप्नोसिस कहते हैं। देखो जब हम ये मानते हैं कि मैं कमजोर हूँ और मैं कमजोर हो जाता हूँ, तो अगर मैं ये मानूं कि मैं ताकतवर हूँ तो ताकतवर नहीं होऊंगा क्या? हो जाऊंगा, बिल्कुल हो जाऊंगा। ब्रूस ली क्या था? नॉर्मल इंडिविजुअल, बहुत हल्का से जिस्म का, बहुत हल्के जिस्म का लड़का था जी, और उसकी पावर देख लो, बिल्कुल। गामा की पावर देखो, कितना वेट लिफ्ट करता था वो, अपने वेट से कई गुना ज्यादा वजन डेली उठाता एक्सरसाइज करने के लिए। ये तो मन के मानने की बात है। अब इसका एक एग्जांपल और ले, आप डेली लाइफ में देखोगे, एक बहुत मोटा आदमी पकड़ लो, कोई 150 किलो का ले लो जी, वो चलता फिरता है, सारे घर के काम भी करता है, डांस भी करता है, खाता पीता सब, उसके फिटनेस रिजीम में ले आओ, उसको 60 किलो का बना दो और फिर उसके ऊपर 90 किलो वजन रख दो, उसको बाहर में टूटना जाता है, भगवान कैसे उठाऊं। अरे पहले तो इसको उठाए फिर रहता है, पता भी नहीं था। यानी मन जो मान लेता है ना, उसके लिए वो नॉर्मल हो जाता है। मन के लिए कोई बहुत ज्यादा है, बहुत कम नहीं होता, उसे बस मनाना है, मनाने का एक तरीका है, और हिप्नोसिस में बड़ा कारगर हो जाता है। चलिए, दैट्स गुड। इससे आगे बढ़ते हैं। हिप्नोसिस समझ में आया कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपके मन का मानना बहुत जरूरी है। तो फिर ओसीडी क्या है? ओसीडी देखो, ऑब्सेसिव बिहेवियर, यानी कि मन ये सोचता है कि मैं ये करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, एक सोल्यूशन मान रहा है, तो और सोल्यूशन इसकी प्रॉब्लम है एक्चुअली, तो सोल्यूशन वो करेगा तो फिर उसके अंदर कमी नजर आएगी। कई बार ऐसा होता है कि मेरे अंदर कोई कमी ना हो, हमारे अंदर एक गुण होता है, मैं परफेक्ट हो जाऊंगा जब करूंगा, तो ये परफेक्शन की बीमारी होती है। ओसीडी परफेक्शन की बीमारी और कुछ नहीं है। जो भी करता है उसे फिर लगता है कि नहीं नहीं हुआ या ना हो, फिर दोबारा से फिर कराएं।
और वो एक प्रकार के वो कहते हैं इम्पेशेंट हो जाता है और वो करके ही मानता है, बार बार करता है। ऐसे आपके पास जब क्लाइंट आएंगे तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आपके पास फोन करेंगे, सर कल मुझे आपके एक सेशन की जरूरत है, टाइम दिए, आपने दीजिए 4 बजे आ जाइएगा। आधे घंटे बाद फिर आ जाए, सर एक सेशन के लिए टाइम चाहिए, फिर आप बताएंगे मैंने आपको दिया तो 4 बजे, ऐसा हो गया। पता नहीं कितनी बार रात को फोन आएगा आपके पास, 3-4 बार आएगा, क्योंकि उनको ये रहता है शायद कमी रहेगी, कहीं मैंने ना बताया हो। तो वो अपनी इम्परफेक्शन को परफेक्शन में बदलने की कोशिश होती है और उसी के लिए बिहेवियर में कंपेल हो जाता है। वहां पर अगर उसका पेशेंस लेवल आप बढ़ा दो, सिर्फ पेशेंस लेवल बढ़ा दो तो ओसीडी ठीक हो जाता है। इतना आसान है अगर वो बढ़ाया जाए तो। लेकिन जब ये ज्यादा गहरा हो जाता है तो इसमें इम्बैलेंस भी हो जाता है, केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो दवाई की भी आवश्यकता पड़ती है। कोई ले रहा है तो बंद नहीं कराएंगे, लेकिन उसकी कुछ ऐसी प्रैक्टिस अगर हम कराएं जिसमें पेशेंस ज्यादा हो। योगिक क्रिया क्या है सारी, जिसे हठ योग कहते हैं, हठ योग जैसी कोई क्रिया है। कहते भाई क्या उसे हम योगासन में बिठा कर हठ योग कराएंगे? नहीं, उसे सिंपल समझाए। जैसे कहता है क्या अभी आपको प्रॉब्लम जी, मेरा ये मैं बार बार सोफे को साफ करता हूँ, बर्तन को साफ करता हूँ, ठीक आप करिए, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन जब भी आप करने जाए थोड़ी देर रुक के कर दीजिए। कितनी देर रुकना है? 5 सेकंड तो रुकिए सर, लेकिन 5 सेकंड देख के रुकिए, 5 सेकंड हुए अब आप करता हूँ। तो फिर धीरे धीरे पेशेंस बढ़ा देते हैं। अगर वो पेशेंस लेवल बढ़ जाता है तो फिर वो कंपल्सन धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। इतना आसान है अगर वो प्रैक्टिस कराए तो। और लोग कई इसे छोड़ देते हैं, वरना इसमें ऐसे फंस जाते हैं, नहाने घुसते हैं, साबुन को आधे को उसी में लगा देते हैं, 2 घंटे तक नहा रहे, फिर कोई गंदगी नजर आती है, कोई गंदगी होती नहीं, वो यहाँ कहीं कुछ घूम रहा होता है दिमाग के अंदर और उसे बाहर से साफ करने की कोशिश करता है। ऐसा ही देखो विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ में लिखा, लेडी मैकबेथ जो बार बार हाथ धोती थी, वो ओसीडी था कि मन में कि साफ हुआ नहीं हुआ, गंदगी तो नहीं रहेगी कोई, तो वही था ओसीडी। वो परफेक्शन वाली प्रॉब्लम है, तो जिंदगी में परफेक्ट कोई होता नहीं है। अगर हम ये मान ले जो मैं हूँ ठीक हूँ जी, तो ठीक है, लेकिन मैं अपने अंदर कमियां देख रहा हूँ। आपका जहाँ फोकस होता है वही बन जाते हो जी। आपका फोकस कमी पे है ना, ये परफेक्शन में ये इतनी तो कमी रहेगी, वो कमी नजर आएगी, बार बार उसी पे जाएगा, बार बार ताला चेक करने जाएगा, बार बार गाड़ी का हैंडल चेक करने जाएगा, सारे काम बार बार करेगा, रात को सो के उठेगा, मैंने दरवाजा बंद करा है नहीं करा है, ये सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, जीवन काफी कष्ट में हो जाता है। तो उनका अगर ये प्रैक्टिस कराई जाए कि टॉलरेंस लेवल बढ़ाने की प्रैक्टिस कराई जाए, या जिसको आदत आजकल देखो ये आप देखेंगे मोबाइल है ना जी जी, जैसे फटाक से हाथ उठाते हैं मोबाइल हम लोग ये भी एक प्रकार का ऑब्सेशन है, और ये ऑब्सेशन इतना ज्यादा हो गया है। इसमें मैं सिंपली ये कहता हूँ, जो बच्चों के बहुत केस आते हैं मोबाइल वाले तो कि भाई ऐसा है आप कितना टाइम देखते हो जी, मैं तो वैसा लगे वो कम बताते जितना देखते हैं, 3 घंटे देखता हूँ, 4 घंटे देखता हूँ, कब से कब आपका टाइम ज्यादा होता है। तो उसमें कोई एक घंटा फिक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई आप 21 घंटे तो आप वैसे भी नहीं देखते, 3 ही घंटे देखते हैं ना, और आप चाहते हैं कि और कम देखा जाए, तो आप 1 घंटा दिन में बताइए जब आपने नहीं देखना उसको। तो ठीक है 3 से 4, ठीक है 3 से 4 आप मोबाइल नहीं देखेंगे, कुछ भी हो जाए, और 3 बजे उनको याद आएगा मोबाइल देखना है, क्योंकि मना करा है ना, वो याद आएगा और बार बार भागेगा। अगर उस लालसा को रोक गया ना तो धीरे धीरे फिर उसको 1 घंटे में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा ऐसे बढ़ा दे और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो वो जो हुक सी उठती है ना, कहीं हुक सी दिल में उठती है, वो हुक को रोकना है बस, वो एक बार रोकना सीखे तो ठीक हो जाएगा ओसीडी में। लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस अपने से शुरू करो। सवेरे उठने को दिल करता है ना, लेकिन आंख खुलते फिर सोने को दिल करता है। उस दिल को अपना गुलाम बनाओ, उसके गुलाम ना बनो, ओसीडी ठीक हो जाएगी। मतलब पेशेंस पे काम करना बहुत, पेशेंस पे काम करना जरूरी है इसमें। सर जैसे बैक्टीरिया होता है, एक होता है बैड बैक्टीरिया, एक होता है गुड बैक्टीरिया। जैसे प्रोबायोटिक है, वो गुड बैक्टीरिया माना जाता है। ओसीडी एक तरह की बीमारी मानी जाती है, ठीक है, पर वो पेशेंस के साथ जुड़ी हुई है। कभी कोई ऐसा पेशेंट भी आपके पास आया जो कि गुड ओसीडी लेके आया हो? जैसे किसी को पढ़ने की बीमारी है, हाँ, मेडिटेशन क्या है, त्राटक के जो आते हैं ना, हाँ, जो त्राटक की प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, शुरू में बड़ा उनको ऑर्डर लगता है, आंखों में दर्द होता है, लेकिन जब उनके विजुअल बनने शुरू हो जाते हैं ना, इमेजिनेशन आना शुरू होती है, कुछ कुछ उसके अंदर दिखाई देता है, तो उनको आनंद आने लग जाता है, और वो बैठे हैं तो बैठे हैं, ऐसे देखते रहते हैं कई घंटे तक, 3-3, 4-4 घंटे तक उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है।
तो वो जो आते हैं ना, उनको हम कहते हैं भाई अति सर्वत्र वर्जित। आपका खाना आपकी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन कितना, क्या उसे खाते जाएंगे? तो वहां पे भी वो पाबंदी लगानी है उस पे। ये जो अच्छा है, मेडिटेशन बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन ये बहुत बुरी बीमारी है जो लग जाती है किसी को। दिल करता है यार खो जाए शांति, सब कुछ बैठे हैं, बस बैठे हैं बैठे। इतने जरूरी नहीं है, हमें जितना जरूरी है उतना ही करें। अगर आप 10-15 मिनट भी कर लेते हैं, मोर देन इनफ होता है। लेकिन वो कह नहीं भाई देखो 2 घंटे 4 घंटे तो होना ही चाहिए। नहीं भाई, थोड़ा सा हो, ताकि आप अपने आप पे ध्यान लगा सके, थोड़ा सा अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सके, और वो उतना काफी होता है। मतलब क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना। हाँ, क्वांटिटी तो हम दूसरों को दिखाने के लिए होती है ना। जी जी। ये बताने भाई मैं 2 घंटे मेडिटेशन करता हूँ, करता क्यों, जाके बैठा रहता हूँ। तो वो बात नहीं है ना। हाँ। किसी का वेरिफिकेशन अगर आपको चाहिए, कोई वो उसका अप्रूवल देगा, तो आपकी अपनी कमजोरी है। तो अधिकतर लोग उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। सर, आपने शुरुआत में एक बात बोली कि आपके टीचर थे जिन्होंने कहा था कि काउंसलिंग इज बेटर देन हिप्नोसिस। दोनों में फर्क क्या है? आपने ये तो बताया कि हिप्नोसिस भी काउंसलिंग ही है, पर वो दोनों एक होते हुए भी फर्क क्या है दोनों में? काउंसलिंग और हिप्नोसिस टेक्निकली देखा जाए दे आर नॉट डिफरेंट, लेकिन जिस ढंग से लोग समझते हैं उस ढंग से पूरा डिफरेंट लगती है। काउंसलिंग का मतलब क्या है? एक रियलाइजेशन पैदा करना क्लाइंट के माइंड में कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग जी, और वो खुद उसके बेसिस के ऊपर वो डिसीजन ले। तो उसके लिए जरूरी है कि वो समझे इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, नेगेटिव पार्ट क्या है, वो सारा वो समझे। इंपॉर्टेंट वो होता है, ये काउंसलिंग के अंदर करा जाता है। और काउंसलिंग के लिए पहले एक अच्छा रेपो बनना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, विश्वास वाली बात होनी चाहिए, ताकि आपकी बात पे वो यकीन करे, उसकी बात पे आपको भी यकीन करना है, तभी वो आपकी बात पे यकीन करेगा। वो एक रियलाइजेशन करने का प्रोसेस में बार बार एक लंबे टाइम तक मिलना होता है। तो ये काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में स्टेप्स होते हैं जी। अब मैं काउंसलिंग कुछ स्टेप बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे मैं हिप्नोसिस से बात कर रहा है काउंसलिंग की कर रहा हूँ। काउंसलिंग के स्टेप, काउंसलिंग में पहला स्टेप ये होता है, जब आपकी क्लाइंट से ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होता है, क्लाइंट अगर डिस्टर्ब हालत में आता है, आपने उसको रिलैक्स कराना है। रिलैक्स कराने के लिए प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज करना है। जी बिल्कुल। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन वही हिप्नोसिस तो है, वही करते हैं, पूरा वही है, यानी माइंड को काम डाउन उसमें कर रहे हैं। उसके बाद उसे जो भी आपने काउंसलिंग करी उसकी इमेजरी क्रिएट करेंगे तो जल्दी स्वीकार हो जाएगी। इमेजिनेशन तो प्योर हिप्नोसिस हो गया। तो हिप्नोसिस को हम अगर अलग निकाल देते हैं काउंसलिंग से तो वो मुझे अधूरी लगती है, क्योंकि अगर आपने उसने बात समझी नहीं, बगैर समझे आप उसको बताएंगे तो मानेगा भी नहीं। इसलिए जो कहते हैं ना पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हिप्नोसिस के अंदर। पहला सेशन में क्या होता है, उसमें सारी काउंसलिंग तो होती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और हमने क्या सजेशन देना है, आपके अंदर क्या चेंज चाहिए। इसलिए क्लाइंट से पूछते हैं ना भी व्हाट इज द इशू, बताइए क्या है और आप चाहते क्या है, और उससे अगली बात करते हैं। वो अगर हो जाता है तो आपके जीवन में क्या सकारात्मक फर्क पड़ेगा, उसे पूछा जाता है, और वही उसको फिर इमेजिनेशन के अंदर कराया जाता है। यानी काउंसलिंग में हमने कॉन्शियस लेवल पर इंटरवेंशन कर दिया है, और हिप्नोसिस में उसको कंसोलिडेट कर दिया है सबकॉन्शियस लेवल पर। तो कंप्लीट तो थेरेपी और काउंसलिंग मिलाकर ही होता है, इसलिए इसको हिप्नो काउंसलिंग भी कहते हैं। हाँ, इसका एक कोर्स है हिप्नो काउंसलिंग। हाँ, हिप्नो काउंसलिंग भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी काउंसलिंग विदाउट थेरेपी के इनकम्प्लीट होती है। काउंसलिंग में कहा जाता है ना, इमोशंस को बैलेंस कराना है, कैथारसिस कराना है, कहा जाता है ना, इमोशंस को बैलेंस कराया जाता है। तो काउंसलिंग इमोशंस को बैलेंस करने का एक तरीका है, और इमोशन जब आदमी इमोशनल स्टेट में होता है तो हिप्नोटिक स्टेट में होता है। उसमें कई बार वो उसका कॉन्शियस माइंड ब्लॉक हो जाता है, कहते हैं गुस्से में कुछ भी कर दिया मैंने तो भाई, मैंने सोचा नहीं ना। बिल्कुल। तो काउंसलिंग और हिप्नोसिस को आप वैसे टेक्निकली आप अलग कह सकते हैं, लेकिन अगर कंप्लीट प्रोसेस की बात की जाए तो कंप्लीट काउंसलिंग का एक छोटा सा सेगमेंट है हिप्नोसिस। और कई लोग हिप्नोसिस को इसमें यूज करना नहीं चाहते, जैसे डॉक्टर सिगमंड फ्राइड थे, वो हिप्नोसिस से शुरू करते हैं पहले, फिर उसे लगा भी नहीं तो इसमें तो मेरा नाम तो आएगा ही नहीं, तो उसने साइको एनालिसिस
शुरू करा। साइको एनालिसिस क्या होता है? पूरा हिप्नोसिस तो होता है, वो धीरे धीरे उसको याद दिलाते चले जाओ, वो पूरा हिप्नोसिस तो है, दूसरे नाम से आप दे रहे हैं। तो साइकोलॉजी के टूल में बहुत जगह आप पाओगे जहां पर कोई टेंशन क्रिएट की जाते हैं या कहीं पे बहुत रिलैक्स कराया जाता है, वो सारा हिप्नोटिक स्टेट हो जाता है। क्योंकि हम हिप्नोसिस को समझते हैं कि वो जो सो रहा है वो हिप्नोसिस नहीं। जब आपके ब्रेन वेव चेंज हो जाते हैं तो हिप्नोटिक स्टेट हो जाती है, आप ज्यादा सजेस्टिबल हो जाते हो, बातें मानना शुरू कर देते हो, आप पे असर होना शुरू हो जाता है। तो इनमें टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, बस लेवल का फर्क है। अगर काउंसलिंग है तो ये मान लीजिए कि कॉन्शियस लेवल पर बातें कर रहे हैं, उसमें ज्यादा सेशन चाहिएंगे। जब हिप्नोसिस वर्ड जुड़ जाता है, सबकॉन्शियस माइंड की इंटरवेंशन भी आ जाती है, वो कम सेशन में उसका काम हो जाता है। अब सर सवाल उठ के आता है कि क्या हिप्नोसिस के थ्रू अगर कोई सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहता है तो हिप्नोसिस के थ्रू क्या कोई इंसान अपनी साइकिक एबिलिटीज बढ़ा सकता है, यानी कि अपनी थर्ड आई पे काम कर सकता है? देखो, हिप्नोसिस का मतलब है ब्रेन वेव को चेंज करना। कोई भी आप मेडिटेशन करते हो तो ब्रेन वेव ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं। कोई भी आप मेडिटेशन करते हो, लगातार करते हो, साइकिक एबिलिटीज आपकी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाती हैं, अपने आप बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आप कहते हो यार ये विचार तो मेरे मन में आया था, कोई आता है तो आते आपके मन में आपको कुछ बातें समझ में आने लग जाती है, अरे ये तो मैं सोच रहा था शायद ये बात कहेगा, वो डेवलप हो चुका होता है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, देखो आप अगर आपने भगवत गीता में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण बताते हैं मेडिटेशन करने के तरीके जो कहते हैं, वो एक खुली आंख से और एक बंद आंख से। जो बंद आंख वाला है वो कहते हैं आप अपने भ्रुकुटी पर, इस एरिया पर ध्यान लगाएं और अपने सांस को सम करें, यानी आप कॉन्शियसनेस को स्प्लिट करके आईज को ऊपर फोकस करते हैं, तो आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। तो आप ध्यान में चले गए, इस एरिया को हम थर्ड आई बोलते हैं ना, और वैसे हिप्नोसिस करके आप कहते हैं 5 4 3 2 1 एंड 0 डीप स्लीप यहाँ करते हैं जी। तो यहाँ उसे कनेक्टिविटी करते हैं, एक एहसास के लिए है, समझ लीजिए। इसके और भी कारण साइकोलॉजिकल और दूसरे कारण भी है। तो जब भी हम हिप्नोसिस करते हैं तो हमारा जो डोरमेंट एनर्जी होती है जो हमारे ब्रेन की, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। जो पीनियल ग्लैंड है जैसे, उसका पैरानॉर्मल कनेक्टिविटी के लिए वो बहुत काम करते हैं, जिसके ऊपर बहुत सारी एरियाज उसके अभी अनएक्सप्लोर्ड है, और उसी के अंदर वो सारी एनर्जी है जो हम अपने सेंस ऑर्गन से लेते हैं। फिर कोई कैसे भी कान से सुनते हैं, उससे कैसे सुनेंगे, आंख से देखते हैं, उससे कैसे देखेंगे। जब आप सो रहे होते हो तो आपको सपना आता है, सपने में आप देखते भी हो, सुनते भी हो, चखते भी हो, सूंघते भी हो, खाते भी हो, सारा काम करते हो जी। वो होता है, वो तो इमेजिनेशन थी, लेकिन आपको फीलिंग तो होती है। ठीक है, आप सोते हो नहीं मान रहे, जब आप हिप्नोटिक अवस्था में होते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो सारी चीजें आपको फील होना शुरू हो जाती हैं, दिखाई देती है, खुशबू भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन आपकी सेंसेस तो इन्वॉल्व नहीं है ना। इन्वॉल्व तो यही है ना, अंदर का डब्बा है जो उसमें छोटी सी ग्रंथि बिल्कुल छोटी सी होती है, पीनियल ग्लैंड, तो वो एक्टिवेट हो जाती है। जब भी आप कोई मेडिटेशन करते हैं, अगर उसी पे फोकस करते हैं जी, तो एक मेडिटेट करने से वो एक्टिवेट तो होने में फैसिलिटेशन मिल जाता है। लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर्ड वे से सिखा जाए यूज कैसे करना, वो कोर्स करके लोग उसको एक्टिवेट करने के बाद मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, वो कर दिया, तो एक्टिवेट तो वो प्रोसेस करते हैं अपने आप हो ही जाती है। वो रास्ता दिखाने वाली बात है, जो रास्ता दिखाया तो उसको यूज करने वाली है। आपके घर में आटा है, चावल है, सब उसको बना के सब्जी खाना कैसे बनाना है वो सिखाने वाली बात है, कि मटेरियल तो आपके अंदर पहले से भरा ही पड़ा है, सारा भरा पड़ा है, बस उसको एक्टिवेट करना, चूल्हा जलाना है, और वो मेडिटेशन जला देती है चूल्हा। इसीलिए शायद जो थर्ड आई एक्टिवेशन कोर्सेज होते हैं उसमें हिप्नोसिस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, वाकई में बहुत बड़ा रोल है। अब सर एक सवाल और निकल के आता है, आपने तो साइकोलॉजी की थी जी, ठीक है, बट बहुत से डॉक्टर्स भी हिप्नोसिस सीखते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ बहुत से सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले भी हिप्नोसिस सीखते हैं। एनएलपी के तो कोर्सेज कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कराए जाते हैं। तो क्या हिप्नोसिस हर कोई सीख सकता है? और अगर हर कोई सीख सकता है, कोई लिमिटेशन है कि ये नहीं सीख सकता? और अगर ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है तो क्या इसे हर कोई एज अ करियर भी अडॉप्ट कर सकता है? बहुत सारी बातें एक ही सवाल के अंदर आ गई। पहली बात तो ये कि जो डॉक्टर्स वगैरह भी सीखते हैं जी, क्योंकि जो पहले डॉक्टर से बात करेंगे, फिर दूसरे फील्ड में कैसे काम कर, तीसरा फिर ये
करियर के लिए, इन तीनों जी। सवालों का जवाब ऐसे बनाएंगे। जी तो डॉक्टर्स क्योंकि वो ट्रीटमेंट करते होते हैं, जी और जब वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो बॉडी के साथ माइंड का भी ट्रीटमेंट करना होता है। बॉडी के लिए बहुत ट्रेंड है वो, माइंड के लिए भी उनको बता ओरिएंटेड है, उनको बताया जाता है कैसे कैसे करना है, तो माइंड में और बेहतर इंफॉर्मेशन पहुंचे, सेल्फ बिलीफ उसके अंदर हो जाए, तो उसमें हिप्नोसिस मदद करती है। इसलिए काफी डॉक्टर इसको सीखते भी हैं। और कई डॉक्टर तो अपना ओरिएंटेशन ही चेंज कर देते हैं, वो दवाइयाँ छोड़ देते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि दवाइयों का जो असर है, यानी बॉडी का जो पार्ट है, वो तो ऑन एन एवरेज 25% के आसपास मानते हैं, और बाकी सारा तो माइंड का खेल है। माइंड जो स्वीकार करता है तो तन में वो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। अगर आप बहादुर सोचते हैं अपने आप को बहादुर हैं, तो आप बहादुर हैं। अगर आप सोचते हैं डरपोक है, तो आप डरपोक हैं। डरपोक हैं तो आप तलवार कभी नहीं उठाएंगे, हाँ। बहादुर हैं तो आप तलवार उठा के हाँ लड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए तो हमारे बड़ों ने भी कहा ना कि भाई, गुरु गोविंद सिंह का याद है ना, 100 लगता एक लड़ावा। तो वो एहसास करा दिया कि तू भागने वाला नहीं है, लड़ने वाला है। तो वो जो हमें बताया, हम वो मान लेते हैं। और जैसे कहते हैं भाई, नहीं भाई ये तो कमजोर है, किसी बच्चे को कहना शुरू करता है, अरे कितना शर्मिला बच्चा है, कितना, वो इतना शर्मिला हो जाएगा, उसका नाम भी पूछेगा तो ऐसे मुंह बना लेगा, बोलने में उसको दिक्कत आएगी। और शुरू से ही अगर उसको इन्वॉल्व करके रख के पार्टिसिपेट करे, तो कई बच्चे छोटे छोटे इतने कोई हेजिटेशन का नाम नहीं है, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट देते हैं, जैसा ट्रीट करते हैं, वैसा स्वीकार करना शुरू कर देता है। तो डॉक्टरों को क्लाइंट का जो सेल्फ बिलीफ बढ़ाने का जो काम है ना, उसमें हिप्नोसिस से बड़ी मदद मिल जाती। वैसे भी वो बिलीफ बढ़ाने के लिए इनडायरेक्ट अप्रोच लेते हैं डॉक्टर। जैसे कोई अब बीमार हो जाते हैं, हम जब भी दवाई लेने जाते हैं, दवाई के साथ साथ तो दूसरी बातें बताएंगे, हंसी मजाक की सीरियल देखना है, लोगों से बातें करना है, सुबह से हम थोड़ा वॉक करना है, इस प्रकार की बात, ऑफिस जाना बंद मत करिएगा, ऐसी बातें समझाते हैं। अगर दवाई ने ठीक करना, तो इतना सारा करने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल। इसका मतलब पहले भी माइंड के लिए पहले काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अगर उसके लिए वो टेक्निकली क्वालिफाइड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो और बेहतर ढंग से करेंगे। डॉक्टर के लिए तो ऐसा है। एक डॉक्टर का मैं एग्जांपल देता हूँ। एक बार मैं वर्कशॉप कर रहा था, सेल्फ हिप्नोसिस के वर्कशॉप। जी। उसमें सब बाद में जो क्लास खत्म होने के बाद जो डिस्कशन करते हैं फीडबैक का, वो डिस्कशन जब हो रहा था, तो एक डॉक्टर बोला मेरे से, मुझे लगता है आप कर्मास से खिलवाड़ करते हैं, इट्स अनएथिकल। आप उसके माइंड में चेंजेस कर रहे हैं, तो जिस कर्म के लिए वो आया तो कर्म तो वो हो ही नहीं पाएगा, तो आपने तो गलत काम कर दिया, ये तो नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बोला। मैं बोला, डॉक्टर साहब बात में आपके दम है, लेकिन थोड़ा सा क्लैरिटी हो दो। आप जो कर रहे हो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम तो ट्रीटमेंट करते हैं। नहीं, ट्रीटमेंट तो करते हो, लेकिन उसने तो कर्मा में ये था कि बीमारी में झेलना है, हाथ पैर तुड़वाना है, सर फुड़वाना है, इस बीमारी से मेरे को मरना है। आपने दवाई देकर उसको ठीक कर दिया, आप तो कर्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ओके, फिर ठीक है, आपका भी ठीक है। आपका भी ठीक है, हमारा भी ठीक है। तो कई बार हमें एहसास नहीं होता, तो इस ढंग से जो सोचते हैं, तो डॉक्टर्स के लिए तो एक हेल्पिंग टूल हो जाता है, इसलिए करते हैं। और साइकेट्रिस्ट में तो बहुत ज्यादा इसका यूज होता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कई बार होता है कि हम डायबिटीज के लिए किसी डॉक्टर को अप्रोच करते हैं। जैसे ये मैं एग्जांपल अपनी मदर की ले रहा हूँ। मुझे याद है एक डॉक्टर के पास हम गए, तो उन्होंने कहा कि जब आप अगली बार आओगे तो टेस्ट करवा के आना। हम टेस्ट करवा के गए, तो उन्होंने सीधा ही टेस्ट देखे, उनको मेडिकल फिटनेस देखी, और उसके बाद उन्होंने मेडिसिन लिख दी कि आपको माताजी, आपको सुबह ये खानी है, दोपहर में ये गोली खानी है, शाम को ये खानी है, मीठा तो बिल्कुल छूना भी नहीं, ये। तो उन्होंने पूरा डायबिटीज का जो उनको चार्ट समझ में आया, उन्होंने वैसा बना के दिया एज पर मेडिकल नॉर्म्स। कुछ समय के बाद हम किसी और डॉक्टर के पास गए, वो शायद या तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं थे, या फिर हमें लगा कि कहीं कुछ और एक अप्रोच देखें। जब हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने उसकी अप्रोच ही चेंज कर दी। अब उन्होंने पूरा समझाया कि आपकी बॉडी में डायबिटीज के दौरान आपका जो पैंक्रियाज है वो कैसे काम करता है, वो इंसुलिन रिलीज करता है, या फिर उसके बाद वो ग्लूकोज को कैसे बनाता है, डेवलप करता है। उसके लिए आपका वॉक करना जरूरी है, आपका इतने बजे ये काम करना जरूरी है, आपका उतने बजे वो काम करना जरूरी है, आपका ये डाइट लेना जरूरी है। यानी कि उनकी अप्रोच ये थी कि आप नेचुरल चीजों की तरफ जाओ और मेडिसिन को छोड़ दो। तो मुझे लगता है जो सेकेंड अप्रोच थी, वो कहीं ना कहीं हिप्नोसिस बेस्ड थी,
जैसे आपने कहा कि वो मन से ही उसको हाँ पेशेंट को ठीक करना चाहते थे कि आप नेचुरल चीजों की तरफ आओ। देखो, फ्रूट या सैलेड की अगर हम बात करें तो कहीं बाहर से इंपोर्ट तो होता नहीं, वो तो पहले से नेचुरल है, और हमें बचपन से कहा जाता है कि खाओ। अगर हमने कहीं ना कहीं छोड़ा होगा तभी शायद वो डायबिटीज की तरफ गया, यानी कि हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो खराब हुई। बिल्कुल। तो वो हिप्नोसिस बेस्ड रहा होगा, तभी उन्होंने मन को समझाना शुरू किया कि हाँ हाँ आपको ऐसे करना है, वैसे करना है, इतना वॉक करना है, इतना ये करना है, इतना वो करना है, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाओ, थोड़ा टाइम टीवी देखो, टीवी देखते देखते ये काम कर लिया करो, फिर थोड़ा सा आप ये काम किया करो, किचन में जाके ये काम कर लो, काम वाली को छुट्टी दो, ये करो। तो मतलब उन्होंने मेरी मॉम को इतना ज्यादा दिमाग में उनके डाल दिया कि वो दवाइयां उनकी आदी हो गई। उन्होंने दवाइयां छोड़ी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि एक डॉक्टर कह रहा दवाइयां ले, दूसरा कह रहा मत ले, तो मैं कहीं फंसी ना जाऊं, तो मैं आधी दवाई को कर लूं उनसे। हाँ तो वो खुद तीसरे डॉक्टर तो वो खुद ही बन गए कि आधी डोज कर ली, हाँ बट इवेंचुअली उनकी दवाइयां छूट गई। तो इसका मतलब यहाँ कहा जा सकता है कि हिप्नोसिस ने एक डायबिटीज के पेशेंट की डायबिटीज रिवर्सल करा दी। बिल्कुल रिवर्स। देखो बेसिकली हम हेल्दी होते हैं, बीमार हम बन जाते हैं, राइट। हमारी आदत से बन जाते हैं, हमारे खान पान से, हमारे व्यवहार से हम बन जाते हैं। बीमारी सबसे पहले जब भी आती है विचार के रूप में ही तो आती है। जी कोई एक विचार है तो नेगेटिव है तो हमारे नेगेटिव भावनाएं बन जाते हैं, जी पॉजिटिव है तो हमारी इमोशंस पॉजिटिव होती हैं। अगर वो नेगेटिव है तो हमारी इमोशंस नेगेटिव होंगी, इमोशन नेगेटिव होंगी तो हमारा एनर्जी लेवल भी डाउन होगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा तो हमारी बॉडी के अंदर बीमारी के सिम्टम आ जाएंगे, हम जी, होंगे। जी तो जड़ तो सारी विचार में है, जी तो सारा वही है, उसको ठीक रखे तो काफी चीज अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन फिर लोग कहते हैं देखो खाना तो अगर नेचुरल खाएं तो ये स्वाद भी तो चाहिए ना। भाई कोई बात नहीं, लेकिन नेचुरल थोड़ा ज्यादा खा लें, वो भी खा लो थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो नहीं रहा जाता वो भी खा लो। लेकिन अगर हम नेचुरल ढंग से रहे, आप देखिए जो हमारा पालतू कुत्ता होता है और जो गली का कुत्ता होता है, पालतू कुत्ते को हर बार डॉक्टर को दिखाना रहो, कभी उसके पेट में दर्द हो है, कभी कुछ हो जाता है, क्योंकि वो नेचुरल खाना नहीं खा रहा। हम उसे अच्छे अच्छी चीजें खिला रहे हैं, माना कि अच्छा अच्छा मैंने ये खिला दिया। लेकिन जो गली में रहने वाला है ना, जो इधर उधर थोड़ा मोटा खाने वाला, वो हेल्दी रहता है, क्योंकि डेली वो 20 किलोमीटर की रेस लगाता है वो। हमारे वाला तो बेडरूम से ड्राइंग रूम की रेस इससे ज्यादा लगाता है, नहीं है ना। ट्रू। ठीक है सर, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं, सेकंड पार्ट। अच्छा, दूसरा जो सवाल पे आ जाते हैं कि दूसरे एरियाज में भी ये क्या हेल्प करता है नहीं करता है। जी हम करता तो हम ही है एक प्रकार से, हम चाहे माध्यम के रूप में माने कैसे माने, जो भी काम होता है वो हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है। और इन्वॉल्वमेंट की जो पहली चेंज है वो तो हमारे विचार में होती है। जितने मेहनत से, जितने यकीन से हम कोई चीज करते हैं उतना ही रिजल्ट मिलता है। अगर हमें यकीन नहीं है फिर हम टेंटेटिव होके काम करते हैं। जैसे साइकिल जब हम चलाते हैं, सामने पत्थर दिखाई देता है जी, अगर हम डर जाते हैं कि लग ना जाए तो पत्थर के 100% लगेगी साइकिल, लगेगी। और नहीं तो जब आपका हो गया मैं चला रहा हूं तो कैसे लगेगी। लोग तार पे भी चलाते हैं। तो सारी बात तो मन के अंदर है। जी जिस भाव से काम करते हैं उस भाव से हमारा रिजल्ट आना शुरू होता है। चाहे वो कम्युनिकेशन की स्किल है, चाहे वो बिजनेस स्किल है, चाहे वो फिजिकल एबिलिटीज की बात करें वो भी। अब खेलों को लीजिए, अब हर खेल के अंदर एक साइकोलॉजिस्ट आजकल दिया जाता है। बिल्कुल जी। पहले नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे वो आ गए ना। उन्हें पता है कि माइंड की पावर का कितना बड़ा रोल है इसके अंदर। कहते मनी मेक्स द मेयर गो, मैं कहता हूँ कि माइंड मेक्स द वर्क डन। माइंड ही है जो कराता है। एक यकीन से करते हैं। एक अंधेरे में बच्चा बैठा है, माँ बाप नहीं देख रहे, बैठे खेलूंगा, दूसरा अंधेरा देख के चीखने लग जाता है। बिल्कुल। जो मन ने मान लिया उसने उसी के अंदर वही चीज दिखाई देगी जो उसके मन ने मान लिया है। तो बिजनेस के अंदर दूसरा ये कि कुछ बातें ऐसी होती है जो ना कहे तो ज्यादा अच्छा होता है। वो कम्युनिकेशन की जो हीलिंग पार्ट जो आता है, काउंसलिंग पार्ट आता है, उसके अंदर आ जाता है। जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा टीवी नहीं देखना, मैं जब तक आऊँ घर पे, तो आपका बच्चा टीवी ही देखेगा क्योंकि आपने उसको रिमाइंड करा दिया है। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन के अंदर जो सुधार की बातें हैं वो भी आ जाती हैं। फोकस करने की बात आ जाती है, क्यों करोगे तो होगा, यत्न कृत यदि सिद्ध्यति कोत्र दोष। अगर नहीं हो रहा यत्न करने से तो दोष देखिए कहाँ रह गया है। क्योंकि इनपुट का आउटपुट होगा ही होगा, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, वो होगा ही होगा। और जब यकीन से करते तो यकीन से होता है, तो उसका असर ही होता है। तो इसलिए हर फील्ड पे लागू हो जाता है। जहां मानव है वहां मन है,
जहाँ मन है, मन की शक्ति है, वहाँ पे हिप्नोसिस है, काउंसलिंग है, और वो उसी रूप में वो काम करेगी ही करेगी। जहाँ मानव है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ पर हिप्नोसिस है। हाँ बिल्कुल है। और मन के बगैर क्या चीज़ है? कुछ भी तो नहीं है। कुछ भी नहीं। हर चीज़ पीछे मन है, तो ये तो बहुत जरूरी है। मैं श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि मैंने भी सर से ही हिप्नोसिस सीखा हुआ है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे भी सर हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने इनको अप्रोच किया तो उससे 3-4 दिन पहले ही सर ने मेरा एक पॉडकास्ट देखा और देख के कहते ये तो गुरप्रीत है, और 3-4 दिन के बाद ही मेरा कॉल चला गया। तो वही बात है कि जहाँ मानव है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ हिप्नोसिस है। सर ने याद किया और मेरा कॉल चला गया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसे कहते हैं। इसे कहते हैं। इसे कहते हैं, क्योंकि जो मन में आता है। जी, तो अब हम तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है करियर का। जी, करियर का 2-3 चीज़ों के रूप में मैं इसको समझाना चाहूँगा। हिप्नोसिस का अगर करियर की बात की जाए, पहले हम WHO पे जाते हैं। WHO ये कहता है कि 1000 के जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ एक डॉक्टर तो होना ही चाहिए। राइट। अब इंडिया के अंदर देखते हैं रेशियो क्या है डॉक्टर्स का, 800 कुछ है। यानी उनसे बेटर हमारा क्वालिफाइड डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, जो हमारे जो 5-6 साल का कोर्स करके आते हैं, जी, एलोपैथी डॉक्टर्स भी, जैसे MBBS, MD। हाँ, ये इनकी बातें कर रहा हूँ। उनका रेशो मैंने पढ़ा था 2-3 साल पहले, पुराना डाटा था, वो 800 कुछ था। यानी अब बेटर होगा, अब और भी बेटर होगा। और फिर उसके बावजूद भी डॉक्टर्स की हमें कमी महसूस होती है, डॉक्टर कम है। जी। इसके अलावा अल्टरनेटिव सिस्टम के डॉक्टर इससे कहीं ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। उसके अलावा ट्रेडिशनल हीलर हर घर में भरे पड़े हैं। इतने सारे कुछ होने के बाद भी जरूरत है। अब आते हैं माइंड हीलर कितने हैं, साइकोलॉजिस्ट कितने हैं, टेक्निकल हिप्नोथेरेपिस्ट कितने हैं साइकोलॉजिस्ट में भी अगर देखा जाए, तो अगर आप गिनने जाएंगे तो उंगलियों में गिन लेंगे असली क्वालिफाइड है। हिंदुस्तान की पॉपुलेशन रफली 1.5 अरब लगा लो, रफली, वैसे 144 करोड़ या 45 बताते हैं अभी जी। तो 150 करोड़ में अगर एक होता है 1000 पे, तो कितने हो गए? पता नहीं कितने हो गए, बहुत सारे। 15 लाख तो होने चाहिए। 15 लाख हो गए, राइट। 15 लाख तो फिर भी हो गए। उसके बाद स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, अगर तो उसका मतलब अगर 500 पे को तो 30 लाख हो गए। इतना तो स्कोप है। और अवेयरनेस जो बढ़ेगी तो बढ़ेगा। अब अवेयरनेस भी कितनी है, लोग तो इसको जादू समझ के बैठे होते हैं, तो वो तो आते ही नहीं। इसके बाद बहुत सारे लोग तो जानते नहीं। साइकोलॉजिस्ट के पास मैं पागल थोड़ी हूँ मैं जाऊंगा, ऐसा बोलते हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ मैं इसके पास जाऊंगा, मैं तो ठीक हूँ। तो वो भाव जब है वो जानते नहीं भी साइकोलॉजी ही तो सारा इसके पीछे सारा काम कर रही है। तो हमारी इतनी रिक्वायरमेंट तो अभी है और ये बढ़ेगी। कोई वेट मैनेजमेंट का स्पेशलिस्ट, कोई फोबिया का स्पेशलिस्ट, कोई रिलेशनशिप का स्पेशलिस्ट, जितने सारे इश्यूज उनके अलग अलग स्पेशलिस्ट भी हो जाते हैं। एक चीज और देखना, जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो ज्यादा बिजनेस अट्रैक्ट करते हैं जर्नलिस्ट के बजाय। आप देखेंगे जो जर्नलिस्ट डॉक्टर है उसके पास बेसिक ज्यादा जाए, लेकिन स्पेशलिस्ट के पास जो जाएंगे ना, बिजनेस का वॉल्यूम उसमें देखो कम नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, तो उसका एक्सपर्टीज भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए आप हिप्नोथेरेपी में आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो, जैसा चाहे दोनों ढंग से कर सकते हैं जी। वो आपका स्कोप तो बहुत है। एक तो चीज ये स्कोप की बात है जी। दूसरा हम देखते हैं कि स्टेटस की बात भी है। जो मेरा अनुभव है, देखिए मैं पिछले 40 साल से ज्यादा हो गया, मेरे को 42 ईयर्स हो गए हैं। तो मैंने जो हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी बहुत सारे देशों के अंदर महसूस जो करा है, आपको लोग इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये हो सकता है आपको एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए थेरेपिस्ट, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट, दे में लाइक, दे में डिसलाइक, बट दे कैन नॉट इग्नोर यू। आपको एक स्पेशल निगाह से तो देखा जाता ही जाता है। अलग ये बात अलग है कि मैंने कई बार देखा है कि न्यूज चैनल पे भी कई बार से कहते हैं दिल्ली की सड़कों पे घूम रही लुटेरी आंखें ये हिप्नोटाइज कर लेंगे। इस प्रकार का जो गार्बेज है फिल्मों में दिखाया जाता है, सीरियल में दिखाया जाता है, उसकी वजह से गलतफहमियां ज्यादा हो रही हैं लोगों में। जो गलतफहमियां घटती जा रही हैं तो स्कोप भी बढ़ता जा रहा है और स्टेटस भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपको इग्नोर नहीं किया जाता। और तीसरी बात यह है, जब भी हम कहीं कोई काम करते हैं, कहीं पर भी काम करें, हमारा एक अंदर से एक भावना में ऐसे कर लो, लेकिन जब आप जॉब कर रहे होते यू आर नॉट अलाउड। आपको तो उसी
में आना है, लेकिन अगर आप अपने ढंग से ये काम कर रहे होते हैं, थेरेपिस्ट हैं, तो इसमें आप इनोवेशंस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं, तो उसके प्रिस्क्राइब नॉर्म के अंदर सब कुछ कर सकते हैं। तो इसमें आपका सेल्फ एक्सप्रेशन भी हो जाता है। वो तो ये है ना, अगर आप कपड़े धोते हैं तो हाथ तो आपके धुल जाते हैं ना, बिल्कुल। जब आप हीलिंग कर रहे हैं तो आपकी हीलिंग तो अपने आप होगी सारी की सारी, राइट। आपका कैथारसिस हो गया, तो आपकी भी मेंटल हेल्थ इससे इम्प्रूव होती है, तो खुद के लिए भी ये बेहतर होता है। तो हर ढंग से देखें, स्कोप भी है, लोगों में सर्विस भाव भी आप करते हैं, उनके हेल्थ के लिए काम करते हैं, नेशन की हेल्थ के लिए। हमारा हिंदुस्तान का है हेल्थ फॉर ऑल, एक लेके चले हुए हैं कि एक टारगेट, तो उसमें भी हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाता है लोगों के लिए। अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करते हो तो दूसरी बीमारियां घटेंगी ही, कम ही होंगी, बढ़ेंगी नहीं कम से कम। तो वहाँ भी आपका भाव है। तो हिप्नोसिस का करियर में स्कोप है, इसमें जनरल काउंसलिंग के लिए भी है और स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी करने के लिए भी है। तो इसमें करियर की कोई चिंता नहीं है, बल्कि स्कार्सिटी है, अभी कमी है। इस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कॉर्पोरेट में भी जॉब किया हुआ है और मैंने एज एन एंटरप्रेन्योर भी काम किया हुआ है, और मैंने देखा है कि इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। आप एज जॉब में रहते हुए आप बहुत ज़्यादा बाउंड होते हो, आपको एक दिन भी कहीं जाना है तो आप वो टाइम नहीं निकाल सकते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। यहाँ पर जैसे सर ने कहा कि आप इनोवेशंस कर सकते हो, अपने आप के साथ काम कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात है जब आप देखते हो कि आपके पेशेंट्स अच्छे हो रहे हैं, तो वो जब पेशेंट्स अच्छे होते हैं तो आपको एक अंदर से जो खुशी मिलती है, वो शायद आपने कभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं किया होगा कि वो कैसी खुशी मिलती है। तो अगर आप इसे एज अ करियर भी चूज करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हैं। सर, इससे आगे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने पहले एक ना सपनों के बारे में बात की थी, ठीक है? एक ड्रीम बनते हैं, हम उन्हीं को जीते हैं, वो एक इमेजिनेशन होती है। तो सपने क्या होते हैं? एक होता है स्लीप पैरालिसिस होता है, वो क्या होता है? और ऐसे ही कई सारे और नॉर्म्स लिए जाते हैं, वो क्या चीज़ें होती हैं? थोड़ा-सा उसको एक्सप्लेन कीजिए। सपने को पहले तो हमें समझे, सपने आते क्यों हैं, जी। उसका थोड़ा सा ये समझे। जी। हालांकि क्रेडिट ये दिया जाता है कि डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने ही ड्रीम एनालिसिस और ड्रीम का जो मटेरियल है उसका यूज सबसे ज़्यादा किया। हालांकि उसका काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे पहले कोई ड्रीम पे काम नहीं होता था, ये सच नहीं है। हमें तो लॉर्ड बुद्धा की माँ को भी सपना ही आया था जब उसके देखा था कि जो उनके जन्म से पहले की जो बातें थी, यानी उस वक्त से राजा जनक को भी सपना ही आया था कि वो सपने में भीख मांग रहा है। अष्टावक्र से फिर उसने एनालिसिस करवाया था। तो ये तो कोई हजारों साल पहले की बात कर रहे हो जी। फ्राइड तो अभी हुआ है 125 साल पहले, 150 साल पहले जी। तो ये तो चल रहा था। ये हम पूरा क्रेडिट इनको नहीं देंगे, लेकिन क्रेडिट इस रूप में जाता है कि इन्होंने सपने के मटेरियल को ट्रीटमेंट में जैसे यूज कराना है, दैट इज वंडरफुल। तो उसके लिए इन्हें समझाने का जो तरीका था ये था कि हम बचपन से अब तक जो भी करते आए हैं वो अनुभव कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं स्टोर्ड है, जिसे हम सबकॉन्शियस लेवल पे कह देते हैं कि स्टोर्ड है जी। उनमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो हम करना चाहते थे, नहीं हुई। जी। वजह कुछ भी हुई हो लेकिन नहीं हुई, तो वो नीचे दब के रह गई है। अगर कोई पिछले दिन का अनुभव आपको सबकॉन्शियस लेवल पे ट्रिगर कर देता उस नीड को, ये फ्राइड की बात कर रहा हूं मैं, तो वो नीड ट्रिगर हो चुकी है लेकिन हमें पता नहीं है। जब हम सोने जाते हैं तो सोते वक्त हमारा, उसने 3 लेवल की बात की थी, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये 3 लेवल की बात की। इसको साइकिक अपरेटस कहता था फ्राइड। साइकिक अपरेटस, इड का मतलब जो वो इच्छाएं हैं, ईगो का मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम, उसको कितना परमिशन देता है, सुपर ईगो का मतलब आपकी कॉन्शियसनेस। हालांकि ये कॉन्सेप्ट तो हमारा है, तामसिक, राजसिक, सात्विक गुण, वही तो है इड, ईगो, सुपर ईगो, अलग नहीं है। लेकिन ये फ्राइड के नाम पे पढ़ाए जाते हैं, हमारे पुराने ग्रंथों में सब में भरी पड़ी है सारी चीजें। तो जब सोते हैं तो हमारी ईगो भी तो सो जाती है, यानी कि ब्रेन कॉन्शियसनेस वो तो सो जाती है ना। इसलिए जो नीड है जो इड में है वो सेटिस्फाई होना चाहते हैं, लेकिन जिस रूप में वो रोकी गई है, अगर उसी रूप में सेटिस्फाई हो वो, तो हो सकता है नींद डिस्टर्ब होकर हमारी आंख खुल जाए। इसलिए एक ड्रीम प्रोसेस उसका नाम दिया कि वो
सिंबल्स में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, जी। वो सिंबल जो कि हमें एक्सेप्टेबल होते हैं, कॉन्शियसली भी एक्सेप्टेबल होते हैं, जी। और वो सिंबल्स में जब आप देखते हैं तो वो नीड को सेटिस्फाई करने का एक मौका मिल जाता है। तो फ्रायड ने इस रूप में इसको समझाने की कोशिश की थी। जैसे एक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल मैं तकरीबन हर स्टूडेंट को बताता हूँ जी। कि एक बच्चे को सपना आया कि एक चूहा बिल्ली की पिटाई कर रहा है, अच्छा। और वो सपना उसको बार बार आ रहा है। तो वो जब उसका एनालिसिस करने के लिए गई, ये कहीं इसकी यूरोप की कहीं की बात है, पुराना जी। कोई केस है, जी। तो उन्होंने पाया कि उनकी जो टीचर थी ना, वो बहुत सख्त थी, और लड़के के मन में ये आती थी, मैं छोटा हूँ इसलिए तू मुझे मारती है, गुस्सा करती है, बड़ा होता तो मैं ये कर देता। तो सपने में सिंबल बन गया, बिल्ली मैडम बन गई, अच्छा। और चूहा वो खुद बन गया, और चूहा बिल्ली को पीट रहा है, यानी उसको दबी हुई इच्छा थी ना, हाँ। उसको वो पूरा कर रहा है। तो उस रूप में सिंबल्स में कन्वर्ट होके, तो वो एक्सेप्टेबल था, बिल्ली और चूहे को एक्सेप्ट करता था, कॉन्शियसली डिस्टर्ब नहीं होता है उसके बारे में। तो ड्रीम प्रोसेस नीड सेटिस्फाई करने के लिए सिंबल बना, इजी सिंबल बना देता है, उस एक्सपीरियंस से हमें वो सेटिस्फेक्शन मिल जाती है जी। तो ये एक बात की, लेकिन ड्रीम इतना ही नहीं है। सिंबल्स की भी थोड़ी सी बात करेंगे। ड्रीम इतना ही नहीं है, ड्रीम में कुछ ऐसे भी होते हैं, एक सपना बार बार आए, कोई सपना ऐसा होता है जो पुरानी बातें हो चुकी वो सपने में आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है फ्यूचरिस्टिक सपना हमें आ जाता है जी, जो आगे होने वाला है, और आप देखते हैं उसके बाद में एज इट इज हो रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, तो इसमें अगर फ्रायड ने कहे, तो फ्रायड ने कहा कि दो पहलू की बातें करते हैं वो कहते हैं कि एक तो साइकोलॉजिकल ड्रीम होते हैं जिसमें इमोशंस होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, एक जिसमें फिजिकल होते हैं जैसे मार पिटाई, भाग दौड़। ये दोनों प्रकार के सपनों का उन्होंने जिक्र कहा कि ऐसे होते हैं, लेकिन इसमें एक चीज और होती है, सपने में फिजिकल फंक्शंस जो हैं वो बंद हो जाते हैं। जो सपना आता है वो एज इट इज एक्टिविटी में नहीं आकर बल्कि कोग्निटिव एक्सपीरियंस बन जाता है। जैसे सपने में भाग रहे हैं, तुम नहीं भाग रहे हैं, लेकिन अगर वो स्विच कहीं पे ऑन रह गया, अज्यूम किया हुआ स्विच है, तो वो एक्टिविटी वास्तव में होने लग जाती है। सपने में जो दब जाता है ना, आप बता रहे थे जैसे कि वो दब जाता ऐसे कर लग जाता है, उसे वो कहीं ना कहीं स्विच ऑन रहेगा। कई लोग सपने में सोते सोते पेशाब कर देते हैं, टॉयलेट भी कर देते हैं, कई ऐसे होते हैं सपने में बहकना, बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग सपने में चलना भी शुरू कर देते हैं। कहना कि वो सॉफ्ट वर्जन ऑन रह गया है, ये मान लो, उसको समझने के लिए है, ये वैसे कोई बटन नहीं होता कुछ भी। तो अगर वो ऑन रह जाता है तो वो कॉन्शियसनेस का हिस्सा बन जाता है, एक प्रकार फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, उसमें सारे डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, सपनों में से रिलेटेड जो बीमारियां जो होती है ना, तो हिप्नोसिस में उसमें मदद मिल जाती है, काफी हद तक मदद मिल जाती है। कि सजेशन जैसे देते हैं कि आप ये, जैसे मान लो बिस्तर में सूसू करना लग जाता है कोई, तो उसको हम यही कहते हैं कि जब सूसू की टेंडेंसी होती है, आपकी आँख खुल जाती है तो जाग जाएगा। जिस सपने कोई बोलता है उसे कहते हैं जब बोलने का सपना आता है, तो बिल्कुल चुपचाप आप माइंड लेवल पर, कॉग्निटिव लेवल पर एक्सपीरियंस करके चुपचाप लेटे रहते हैं। तो इस प्रकार के सजेशन उसको देते हैं, तो वो उसमें असर करना शुरू कर देती है, तो ये उसमें मदद करता है। तो सपना एक ऐसा है, मुझे तो लगता है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो एक खालिस्तान है, सपना पूरा करता है। मुझे अपना ये लगता है कि वो एक ऐसा वर्ल्ड है जो हमें उसे डायमेंशंस के बारे में बताता है, जो कि शायद जीवन के बाद की डायमेंशन है, या इसकी ट्रांजिशनल डायमेंशन होगी कोई, उस रूप में लगता है। आप अपना भी देखेंगे तो आपको कई सपने ऐसे आए होंगे जो सच्चे होंगे, वो हर इंसान को आते हैं। बिल्कुल। और मैंने किसी जगह बताया था, मैं आपसे बता रहा हूँ कि इवन मैंने तो अपने एग्जामिनेशन के पेपर देखे हैं, एक बार नहीं, कई साल लगातार देखे हैं। एक ही पेपर देखता था, एक ही सवाल याद रहता था, वही सवाल आता था और सबसे पहले बता देता था मैं। ये मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। तो ये सारे अनुभव, तो इसलिए वो एक कॉन्सेप्ट ऐसा हो जाता है कि जो टाइम और स्पेस है, वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे जो खत्म हो जाती है, सपना उसका वो प्रूफ दे रहा है, जो का फ्यूचरिस्टिक ड्रीम जिसको हम साइकिक ड्रीम कहते हैं, वो प्रूफ दे रहा है कि वो जो चीज आगे होने वाली है, वो देख तू आज देख रहा है, और ये 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या 6 महीने बाद वो हो रही है। तो तो इसका मतलब टाइम स्पेस
सबकॉन्शियस लेवल की जब बात करते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। तो सपना तो उसका एक प्रूफ दे रहा है, आपको थोड़ा समझने के लिए एक मटेरियल दे रहा है। अरे बच्चों समझ जाओ, कॉन्शियस माइंड तो कुछ नहीं है। इसलिए हमारे जो पुराने जो ग्रंथों की बातें है ना, वो कहते हैं ना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्मांड में जो कुछ है वो आपके अंदर पहले से ही मौजूद है जी। उसी को हम साइकिक एक्टिविटी कहते हैं ना, कि आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारे ऋषि मुनि वही तो करते, चांद तारों के बारे में सब कुछ बता दिया पहले से ही। विजिट करना जरूरी थोड़ी है। तो क्या इसे ही हम एस्ट्रल ट्रैवल भी कह सकते हैं? हाँ देखो, एस्ट्रल ट्रैवल का इसको दो रूप में समझना जी। कई लोग कहते हैं कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करा, उसने मेरा ट्रैवलिंग करा दिया, मेरे को इमेजिन करा, यहाँ से मैं कनाट प्लेस पहुंच गया, ये इमेजिनेशन है। लेकिन एस्ट्रल ट्रैवल एक प्रकार का अगर साइकिक एक्सपीरियंस है, जहाँ पे जाके उसका आप अनुभव करते हो वो चीज वहां पे ऐसे ही है, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग तो वो मानी जाएगी। जैसे रिमोट व्यूइंग है, वो एस्ट्रल ट्रैवलिंग का एक पार्ट माना जाएगा, कि आपने एक्चुअली वहां जाके वो चीज देखी है, और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसमें कमी आती है, कॉन्शियस माइंड का जितना इंटरफेरेंस होता है ना, उतना ही कम हो जाता है। महाभारत में इसका तो पूरा जिक्र है ना, देखा वो संजय पूरा युद्ध बताते हैं, वहां बैठे बैठे सारा युद्ध बताते हैं, और फिर जो संजय से बाद में पूछते हैं धृतराष्ट्र, धरती ऊपर से कैसे दिखाई देती है, वो एक सवाल करा उन्होंने, धरती ऊपर से कैसे दिखाई देती है, जमीन पे बैठा हुआ तो ऊपर जाके नहीं देख सकता ना। उसने कहा जी, दो पीपल के पत्ते जो जुड़े हुए हो, जैसे एक खरगोश बैठा हुआ हो, ऐसी ऐसी लगती है, ये उन्होंने कहा। इसका फिर नक्शा रामानुजम ने खींचा, जब वर्ल्ड मैप बनता है पूरा उससे। हाँ, तो ये आपकी कनेक्टिविटी जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग में तो साइकिक रिमोट व्यूइंग से जोड़ के ज्यादा ठीक से समझता हूँ एस्ट्रल ट्रैवलिंग को, तो आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, और आप एक्चुअली वहीं पर होते हैं जी, वहीं पर होते हैं जहाँ आप थॉट जाते हैं। इसको थॉट ट्रैवलिंग भी कह देते हैं, कि थॉट के साथ ट्रैवल करना। ऐसा हमने सुना है ना, कई बार ऋषि मुनि ऐसे होते थे, एक सेकंड में यहाँ तो अगले सेकंड में कहीं और है। तो एक संभावना हो सकती है ऐसा होता हो। तो सुनने में तो आता है कि ऐसा करते थे। हम तो नहीं जा पाए कहीं, यहाँ से बैठे हैं, सोचते हैं यहाँ घर पहुंच जाए तो हमें तो फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा। अगर वो हो जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। देखिए सर, जाना है, फिजिकली जाना है, तो फिर तो डेफिनेटली गाड़ी से जाना पड़ेगा। बट अगर हमें ये देखना कि हमारे घर में क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे याद है कि आप ही के साथ सेशन था, मुझे याद है कि एक साइकिक एबिलिटीज का सेशन था, रिमोट व्यूइंग का, तो आपने, हम 3-4 स्टूडेंट्स थे, आपने सबको बोला था कि देखो मेरे घर में क्या क्या है। तो मुझे याद है मैंने आपके गैस के चूल्हे बताए थे, मैंने आपके घर में जो लैंडलाइन था, आपके सोफे का जो कलर था, आपके कमरे थे, आपकी 2 वॉशिंग मशीन थी उस टाइम। तो मेरे को याद है मैंने वो चीजें बताई थी, तो दैट वाज रिमोट व्यूइंग। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट तब कर सकता था, तो फिर हर इंडिविजुअल कर सकता है, हर कोई अपनी वो साइकिक एबिलिटीज बढ़ा सकता है कि आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। हमारे ना जो सेल्फ एनालिसिस करने लग जाते हैं ना हम, तो सारी वीकनेस वहां पे हो जाती है। हम सोचते हैं कि हम तो यार नहीं कर सकते, कोई और ही कर सकता है जी। उसमें ना कुछ लोगों का बड़ा हाथ है, वो आपको ये एहसास कराते हैं कि आपको कुछ नहीं आता जी, आपकी इसमें तो ये खराबी होने वाली, ये खराबी होने वाली, इतना डर पैदा कर देते हैं, और आप उन पे यकीन करना शुरू कर देते हो। बेचारे अपने बिजनेस के लिए कर रहे होते हैं भाई वो भी, और आप उनको यकीन करके आपके थ्रू अपना बिजनेस ले रहे हैं, आप डर के मारे उनकी बातों के अंदर आ रहे होते हैं। एवरीबॉडी इज इक्वली पावरफुल एट सबकॉन्शियस लेवल। हमारे सब के अंदर बुद्धा बैठे हैं, अगर हम उसे एक्टिवेट करें तो सब में बैठे हैं वो, पहले से वो एनर्जी है, लेकिन हम तो चाहते हैं कोई और ही कर दे। वही बात है ना, आपने जैसे कहा था कि हर किसी के अंदर हर चीज की कैपेबिलिटी है, बस उस कैपेबिलिटी से आप कैसे जुड़ना चाहते हो, आपके अंदर भाव कैसे हैं, वो काम आपका खुद का हिप्नोसिस के थ्रू होता है। हिप्नोसिस आप उसके साथ कनेक्ट करते हैं तभी होता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो सर, हमने अभी बात की ड्रीम्स की, एनालिसिस की, उसके बाद हमने ये भी बात की कि एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है। इसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, अकाशिक और एस्ट्रल ट्रैवल, ये बहुत बूम पे है आजकल, बहुत ज्यादा ये चल रहा है। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, और मैं, क्योंकि मैंने तो सीखा हुआ है, आपसे सीखा हुआ है, और आप मेरे गुरु हैं, रह नहीं चुके, आप मेरे गुरु हैं, वंस अ गुरु ऑलवेज अ गुरु। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि आपका इसके बारे में क्या कहना
अच्छा, उससे पहले सपनों में थोड़ा सा एक चीज रही हाँ तो प्लीज अच्छा। प्लीज प्लीज। हमने कहा था सिंबल के बारे में थोड़ी बात जी करेंगे। जी जी। एक आध सिंबल की बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर सिगमंड फ्रायड ने सिंबल दिए थे। वो बेसिकली वो सेक्स रिलेटेड ही बातें करते थे वो सारी। और कार्ल यूंग जो दूसरे डॉक्टर थे उन्होंने दिए थे, उसने कुछ स्पिरिचुअल पार्ट लाया था। इस प्रकार हर संस्कृति में भी अपने सिंबल हैं। अगर हम सिर्फ एक सिंबल की बात करें, सबसे आसान है, अगर सपने में सांप दिखाई देते हैं तो फ्रायड तो सिंपल कहता है ये आपका सेक्स रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये मेल जेंटल को ये दिखाता है। तो हो सकता है ऐसी कोई भावना है, वो उस रूप में ले जाता है। उसी सिंबल को अगर हम डॉक्टर कार्ल यूंग के पास जाते हैं, वो कहता है सांप तो एक कठिनाई के रूप में, एक दुश्मन के रूप में देखा जाता है। हो सकता है आपके माइंड के अंदर कोई डर हो या किसी दुश्मन की कोई बात हो, वो है। फिर हम किसी अपने हिंदुस्तानी के पास चले जाते हैं, वो कहता है सांप, ये तो शिवजी भगवान ने आपको याद करा है। और हकीकत ये तीनों सही है। इसलिए सपने का जो मीनिंग है वो कॉन्टेक्स्ट देखकर ही निकाला जा सकता है। बगैर एक कोई सपना है, कोई किताब निकाली इसमें लिखा है, इसका मतलब ये नहीं। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एक ही जो ड्रीम है उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। इसलिए किताबों पर इतना डिपेंड ना हो कि उस किताब में क्या लिखा है, और एक ही ड्रीम के ऊपर भी ज्यादा डिपेंडेंट ना हो। ड्रीम डायरी अगर हम मेंटेन करते हैं तो उसमें आपको खुद ही एक सिस्टम नजर आ जाता है, एक कि उसके बाद कुछ लिंक नजर आ जाता है और अपने आप समझ में आने लग जाते हैं। अब आते हैं जो आपका सवाल था। कहते हैं ना दुनिया में जो कुछ है वो सब महाभारत में है, जो महाभारत में वो सब कुछ है, उसमें नहीं है तो बाहर नहीं है, ऐसा कुछ बोला जाता है जी। आकाशीय रिकॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट वो महाभारत से लिया गया है। महाभारत में कहा है कि जो विजडम है सारी ये कहीं ना कहीं ऊपर कहीं रहती है जी, जिसे आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। और इवन जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, इवन जो स्पिरिट रिलीज जो करते हैं, इसको समझाने के लिए भी बताते हैं कि अलग अलग प्लेन्स होते हैं जिसमें हमारा कॉन्शियसनेस ट्रेवल करती है, वो सारा समझाया जाता है। और उसी में एक प्लेन की बात करते हैं हम, लोअर स्पिरिचुअल प्लेन, यानी जो फिजिकल से ऊपर स्पिरिचुअल से नीचे, ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल लोअर है तो वो भी मेटाफिजिकल ही, वो फिजिकल प्लेन नहीं है। तो उसमें कहते हैं कि आकाशीय रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो मैं उसको दूसरे रूप में देखता हूँ, उसी को आकाशीय रिकॉर्ड ना कह के, मतलब ये नहीं कि कॉन्सेप्ट गलत है, कॉन्सेप्ट तो सही है, कॉन्सेप्ट गलत ही नहीं है। मैं उसे कहता हूँ स्पिरिचुअल क्लॉक रूम। वो एक स्पिरिचुअल क्लॉक रूम है जी। जब यहाँ से हमारी जो आत्मा गई, उसमें अपने कॉन्शियसनेस का जो एक्सपीरियंसेस थे वहां पे उसने डंप करे और अपने घर से ले गई, जहाँ दोबारा आए वहां से अपना बस्ता उठाया और फिर आके जन्म ले लिया, अपने पेरेंट्स वगैरह चूज करके लिया। मैं तो उसे कहता कि स्पिरिचुअल क्लॉक रूम है। आपने क्लॉक रूम का जो बात बोली वो वही होगी चित्रगुप्त वाली, कि जो आप एक्सपीरियंसेस लेके आए आपने वो चित्रगुप्त को लिखवा दी और फिर आप आगे चले गए। हाँ, और वापस आके अपना पर्पस ऑफ लाइफ जाना और आप चले गए अपनी पर्पस ऑफ लाइफ की जर्नी, उस पे जर्नी पे चले गए, राइट। तो उसको तो आप इस रूप में मानिए, लेकिन वो जगह क्या है नोबडी नोज। अलग अलग थ्योरी कुछ भी दें, मेरा मानना यह वो जगह भी आपके मन के अंदर ही है, बाहर कहीं नहीं है। वो आपके, इसलिए कहा था अहम ब्रह्मस्मि, वेदांत में कहा था अहम ब्रह्मस्मि, तो हम ही खुद ब्रह्म है। साथ में भी कहता प्रज्ञानेन ब्रह्म, तो कंसोलिडेटेड कॉन्शियसनेस है, वो ही ब्रह्म है, उससे अलग नहीं है। और दूसरा अपनी संस्कृति में भी कहा जाता है, हिंदुस्तानी में, कण कण में भगवान, हर चीज में भगवान है, यानी कि 5 एलिमेंट्स को भगवान का रूप दिया गया है, तो वो भी एक रूप में माना जाता है। और साइकिक का वो बेस है। अब इसका दूसरे एग्जांपल लेके चले, आपकी कोई सेल लेते हैं, चाहे बाल से ले, खाल से ले, हड्डी से ले, मांस से ले, आपका डीएनए सेम है, और उस डीएनए में आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। जब हम मर जाते हैं जी, तो एनर्जी तो चेंज होती नहीं ना, एनर्जी तो रहती है, उसका फॉर्म चेंज होती है। तो जो भी चीज था, डीएनए था, जो चीजें थी, वो खत्म नहीं हुई है, वो दूसरी फॉर्म में चली गई है जी। अगर हम मिट्टी में मिल गए हैं, जल के मरे या गाड़ के मरे, कैसे भी है, पौधे में उसका समावेश हो गया, या किसी जीव ने खा लिया तो उसके अंदर समावेश हो गया, तो वो किसी और चीज में मिक्स हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, वी आर ए मिक्स्ड डीएनए।
तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि एक डीएनए में एक इंसान के पूरा सब कुछ है, मैं ये कहता हूँ जो मिक्स्ड डीएनए तो पूरा यूनिवर्स का सब कुछ उसके अंदर है, राइट। पूरा यूनिवर्स का है। यह है कि हमें उसको देखना आना चाहिए। वो देखना आने के लिए फिर हम पीनियल ग्लैंड पे काम करते हैं, जिसे हम साइकिक कहते हैं। तो वो तो आपके डीएनए को एक्चुअली हम अपने डीएनए के दरवाजे खोल रहे होते हैं, उसके अंदर से उसको देखते होते हैं बाहर। यही नहीं है कि मैं वहां से लाऊंगा, 5 मील ऊपर बैठा है वो क्लॉक रूम, उससे निकाल कर लाऊं, नहीं, वो क्लॉक रूम आपके अंदर ही है, सब कुछ आपके अंदर है। आपने उससे कनेक्ट होना है बस, और उससे इंफॉर्मेशन आ जाती है, ये मिल जाती है, इंफॉर्मेशन तो मिल जाती है। इसमें भ्रम भी काफी होते हैं, क्योंकि कई बार लोगों की अपनी इमेजिनेशन भी चल जाती है। अगर उसकी इच्छाएं बीच बीच में आ रही है ना, कॉन्शियस माइंड लेके आ रहा है बीच बीच में, तो मैनिपुलेशन करने के चांसेस रहते हैं। इसलिए उसको जो ट्रांस को ज्यादा स्टेबलाइज कराया जाता है जी, ज्यादा स्टेबलाइज कराया, ताकि वो क्वेश्चनिंग मोड में ना रहे, और फिर उसकी कनेक्टिविटी उससे अच्छी हो जाती है। तो आकाशीय रिकॉर्ड तो एक प्रकार से आपका जो सोल का जो डेवलपमेंट हुआ है, जो प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में जिस प्रकार आपकी ग्रो करके गई है, जी, जी। तो वो सारा रिकॉर्ड है, वो है सारा सारा लाइफ प्लान वगैरह भी है उसके अंदर, सब कुछ उसके अंदर है। उसकी कनेक्टिविटी से आपको पता लग जाना चाहिए। लेकिन जितना इजीली कह दे उतना इजीली होता नहीं, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की बातें होती हैं। अपने कॉन्शियस माइंड को वाकई में साइलेंट करना आना चाहिए, होना चाहिए, तो ये आ जाता है। और जो पास्ट लाइफ का है वो इससे बड़ा रिलेटेड है साइकिल, इससे पास्ट लाइफ किसकी पास्ट लाइफ सोचना है भाई, पिछले जन्म में क्या था मैं, ये मैं कौन है? मैं आत्मा को मैं कहता हूँ ना, आत्मा तो मरती ही नहीं, तो पिछले जन्म तो हुआ ही नहीं, पर वो पिछले जन्म वो जो किसी और शरीर के रूप में, राइट, ये बात है ना जी। तो इसलिए अगर हम कहें कि पिछला जन्म तो होता ही नहीं है, तो सोल का तो नहीं होता, उसकी तो वही लाइफ चल रही है जी। और जो उसके साथ जो माइंड जुड़ा है, माइंड में सारी अनुभूतियां, सब कॉन्शियस माइंड है, वो सोल के साथ जुड़ता है, और वो क्लॉक रूम में वही रहता है, प्रिमिटिव माइंड। हाँ, वही रहता है जी। वो सोल नहीं रहती क्लॉक रूम में, वो माइंड का ही जो सारा एक्सपीरियंस वही वहां पे रहता है जी। तो हमारा जो माइंड है, तो माइंड सारे अब जितने लेवल पार करा, इवन आप अपने जो 500 प्लेन कहते हैं, जिससे हमारा जो स्पिरिचुअल प्लेन है, उसके अंदर भी आप जितना ऊपर तक गए, वो सारा आपके अंदर पहले से ही है, वो सारा है, उसको आपने पूरा करना है जी। लेकिन अगर आगे तक भी जाना है, हम मानते हैं कि आखिरी तो हम मोक्ष की बातें करते हैं, हम लोग उसमें निर्वाण की बातें करते हैं, तो आपने फिर मर्ज होना है, या आपने जहाँ से गए थे वहाँ पे पहुँचना है, तो सारा कुछ लेवल पार करना है। तो कुछ सीढ़ियाँ बची होती हैं, उनको पूरा करने के लिए फिर जब धरती पे आते हैं, जैसे गीता में भी कहा ना कि अधर्म को मिटाने के लिए मैं बार बार आता हूँ जी, तो वो आते हैं, और आने के बाद फिर हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं जी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि चूज करने में हमारी मदद डेफिनेटली हमारे जो दूसरे हितकारी सोल होते हैं, जैसे कहते हैं गाइड वगैरह जो कहते हैं, स्पिरिट गाइड जो वो मदद करते हैं, बताते हैं पोटेंशियल स्कूल कहाँ पे जो पे अभी पढ़ाई कर सकते हैं, तो वो यानी कि वो पेशेंट्स बताए जाते हैं सारे। इसी में एक इंटरेस्टिंग केस मैंने यूट्यूब पे देखा था, कोई पटियाला का था, कि मैं नाम ध्यान नहीं है, पंजाबी में बोल रहे थे, वो कह रहा था कि मैंने जब जन्म लिया ना, तो जो मेरे माता पिता के 11 साल से पता नहीं कितने साल, काफी साल से बच्चा नहीं था, बच्चा होने के बाद बीच में, और वो सारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, हर जगह जाके विनतियां करते थे। तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे परमिशन दो कि मैं चला जाता हूँ यहाँ, मैं ऊपर से परमिशन लेके फिर इनके पास आया था। वो उस प्रकार बता रहा था, तो मैं आई कुड कनेक्ट दिस विद दिस, कि हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं, उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। तो जो पास्ट लाइफ किसकी, यानी कि शरीर पिछले कुछ टाइम पहले कौन से शरीर के साथ जुड़े थे, उसको हम पास्ट लाइफ कह देते हैं। और इसका ये तो क्वेश्चन अब टेक्निकली है नहीं कि होती या नहीं होती, ये तो जबरदस्ती लोगों ने कह रहा कि होती या नहीं होती। साइंटिफिकली इतना ज्यादा प्रूव हो चुके, इतने ज्यादा टेस्ट हो चुके, इतने केसेस पा चुके हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी काफी कुछ हो चुकी है, तो इस पर बहुत डाउट की बात तो नहीं है। लेकिन होता कैसे है उस पर डाउट है। मेन चीज वही है ना, साइंस तो जब मानता है जब उसको पूरा काज एंड इफेक्ट आ जाएगी, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, क्योंकि साइंस तो बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेस देन 5% है टोटल नॉलेज का, तो बाकी 95% तो अपने हक का ही है ना, जिसका हमारे पता ही नहीं है, उसको अगर हम कह दें कि वो नहीं होता तो वो बात गलत है।
तो जो पिछले जन्म की जो हम हिप्नोसिस की जो बातें करते हैं, देखो 2 प्रकार से पिछले जन्म का अता पता लगता है। जी। एक तो ये कि स्पॉन्टेनियस रिकॉल होता है, वो आमतौर पे छोटे बच्चों में होता है, कभी-कभी बड़ों में भी हो जाता है। उसके पिछले जन्म की सारी घटनाएँ याद आ जाती हैं, एक जीवन काल याद आ जाता है। उस पे तो बहुत रिसर्च अवेलेबल है, बहुत रिसर्च अवेलेबल है और वो तकरीबन सच पाई गई है। राइट। दूसरा है एक प्रोसेस के थ्रू रिकॉल रिविजिट कराना, जैसे हिप्नोसिस के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू, एसोसिएशन के थ्रू, ये जो इस प्रकार योगिक क्रियाएं हैं इनके थ्रू उसको रिकॉल कराना, रिविजिट कराना है। उसमें आपका जो गाइड है, जो टीचर है, उसका लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। उसकी लैंग्वेज पूरी तरह से टेक्निकली करेक्ट होनी चाहिए, तो वो उसको विजिट करा सकता है। अगर लैंग्वेज में अगर फॉल्ट आ जाए तो फाल्स क्रिएशन होने में देर नहीं लगेगी, वो संभावना की बात है। इसलिए हर किसी से आंख बंद करके रिग्रेशन कराने नहीं भागना चाहिए। राइट, राइट। तो ये सावधानी की बात है, लेकिन ये हो जाता है, सबका हो ऐसा नहीं होता है, हर एक का नहीं होता है। तो मेरा जो अपना अनुभव कहता है तकरीबन 70-80% लोगों का तो हो जाता है, लेकिन 20-30% फिर भी रह जाए, यानी 10 के अंदर तकरीबन 2-3, कभी-कभी 10 में 9 का भी हो जाए, ये बात अलग है। ऑन एन एवरेज आप देखोगे तो ऐसा ही होता है, 70-80% के बीच ही। बाकी कुछ लोग हैं उनका नहीं होता है। इसी में आपने एक सवाल किया था थोड़ी देर पहले, वो रह गया उसका जवाब, कि क्या कोई ऐसे भी हैं कि जो हिप्नोसिस नहीं सीख सकते या जो सब सीख सकते हैं, जिसमें नॉर्मल एवरेज इंटेलिजेंस है, सीखने की इच्छा है, जैसे बताया जाए ऐसे करने की इच्छा है, तो सब कर सकते हैं, बशर्त कि वो साइकोटिक बीमारी में किसी में ना चल रहे हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो ना करें, क्योंकि वो थॉट्स की बीमारी होती है। ट्रांस में फिर जो नेगेटिव थॉट आएंगे, तो इतने नेगेटिव आएंगे तो फिर और ज़्यादा नेगेटिव होता चला जाता है। तो जो पागल है वो नहीं सीख सकता, पागल हिप्नोटाइज भी नहीं होता। अगर आप कोशिश भी करोगे तो हिप्नोटाइज भी नहीं होगा वो। तो सर अगर हम बात करें पास्ट लाइफ की, मेरे को लगता है सनातन में तो इतना बड़ा एग्जाम्पल है। हम भगवान विष्णु में बहुत आस्था रखते हैं, उन्हीं का एक रूप है भगवान राम, और जो भगवान विष्णु में आस्था रखते हैं वो भगवान राम में भी आस्था रखते हैं, और वही लोग भगवान कृष्ण में भी आस्था रखते हैं। तो जब हम आस्था रखते हैं भगवान कृष्ण में, भगवान राम में, और हम जानते हैं कि ये दोनों ही विष्णु का ही अवतार थे, तो जब वो अलग अलग अवतार थे भगवान विष्णु का ही, तो इसका मतलब तो यही है कि भगवान विष्णु एक एनर्जी है और उन्हीं के वो अलग अलग रूप थे जो उन्होंने अलग अलग काल में जिए। तो जब वो मानते हैं इस चीज को, तो फिर ये क्वेश्चन ही रेज नहीं होता कि पास्ट लाइफ होता है या नहीं होता। तो अगर हम सनातन को मानते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये तो आंसर कहीं बताने की जरूरत ही नहीं है, ये वैसे क्लियर हो जाता है, वैसे क्लियर हो जाता है। बट क्योंकि आपने बात की कि इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो इसके ऊपर जो अध्ययन होना था आज की करंट लाइफ में वो भी हो चुका है, तो वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है, क्योंकि इतने सारे केसेस हैं। ये सिर्फ आज के केसेस नहीं है, बहुत पहले से कई सारे केसेस आते चले जा रहे हैं, बहुत पहले से आ रहे हैं। एक बार तो कमीशन में बैठा था यहाँ पे, जो गांधी जी ने कमीशन बैठाया था, वो शांति देवी का सन 1920 का, आई गेस उसके 1935 के आसपास था। हाँ, तो वो भी एक प्रूफ है, और वो भी वहां पर भी प्रूव हुआ था वो भी। हाँ, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। हिप्नोसिस, हमने अभी तक जितनी बात की वो बात की कि एक इंसान अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है वो ठीक हो सकता है, अगर एक इंसान के अंदर कोई भाव है और वो उसकी प्राप्ति चाहता है तो उसे भी किया जा सकता है। वो क्या होता है जो स्टेज पे दिखाया जाता है, वो क्या होता है जो जिसे फास्ट हिप्नोसिस कहा जाता है? क्योंकि जो हिप्नोसिस की हम अभी तक बात कर रहे थे उसमें तो वो था कि ट्रांस में लेके जाना, क्लिनिकल हिप्नोसिस जिसे कहा जाता है, तो वो स्लो प्रोसेस है, और कई लोग दावा करते हैं 30 सेकंड्स में आपको ट्रांस में ले जाते हैं। वो ट्रांस क्या है? ट्रांस में ले जाना तो 30 सेकंड ठीक है, लेकिन उसको मेंटेन करना वाली बात है। हिप्नोसिस का एक सीधा नियम है, जितना फास्ट इंड्यूस करोगे उतना ही फास्ट बाहर जाएगा, राइट। तो उसी वक्त उसको कैच करना है। और हिप्नोटाइज क्यों हो जाते हैं पहले हम ये समझें। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में हमारा जो कॉन्शियस माइंड है सबड्यू हो जाता है। उनमें एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर आपको इम्बैलेंस किया जाए तो वे सबड्यू हो जाता है। तो फास्ट हिप्नोसिस में आमतौर पे इम्बैलेंस किया जाता है, आमतौर पे, या कंफ्यूज किया जाता है,
ये बातें की जाती हैं और तुरंत बाद फिर अगला मैसेज दिया जाता है। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी है अगर फास्ट हिप्नोसिस में करोगे, वो जिस रूप में हम स्टेज में देखते हैं ना, हर एक के ऊपर उस रूप में नहीं हो सकता। राइट राइट राइट। कुछ लोग जो बहुत हाईली एक्सट्रोवर्ट होते हैं या जिसको हम फिजिकल सजेस्टिबल कहते हैं, बहुत हाईली, वो तुरंत वो सारी एक्टिविटी कर सकते हैं एंड दे एंजॉय। इसका मतलब ये नहीं कि वो कंट्रोल में आ गए हैं, कंट्रोल में नहीं आए हैं, उनको सब पता होता है, लेकिन वो एंजॉय करते हैं उस चीज को। ऐसा स्लीप शरीर ढीला छोड़ दे एकदम, है नहीं, तो वो उस चीज को एंजॉय करते हैं और वो फीलिंग आती है, वो फेक नहीं होता, वो उसके अंदर इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं उनको लगता है। लेकिन हर इंसान उसमें नहीं हो सकता, जो कि खासतौर पे एनालिटिकल माइंड का जो लोग होता है ना, वो सोचने लग जाता है, तो वो उसमें नहीं जाता है। और स्टेज पर आमतौर पर एनालिटिकल लोग जाते नहीं है, जो बुलाता है ना, अधिकतर कोई कोई टेस्ट करने के लिए चला जाए, बात अलग है, वरना नहीं जाते हैं। तो फास्ट हिप्नोसिस तो एंटरटेनमेंट में यूज की जाती है। जेब कतरे भी मैंने सुना वो यही करते हैं, आपको धक्का मारेंगे और आपको बैलेंस नहीं होने देंगे, इतनी देर में आपका काम कर जाएंगे जो करना होता है। तो एंटरटेनमेंट हिप्नोसिस भी लीगली अलाउड कर दिया गया था लंदन में, ब्रिटानिया में 1952 में। उससे पहले ये लीगली अलाउड नहीं था। 1952 में हिप्नोटिज्म एक्ट जो पास हुआ था, उसके अंदर स्टेज हिप्नोसिस को भी इंक्लूड कर लिया गया था। अभी सर थोड़ी देर पहले हम सोल्स की बात कर रहे थे, क्योंकि पास्ट लाइफ का मतलब क्या है? शरीर का पुनर्जन्म। सोल का पुनर्जन्म तो होता नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ कपड़े बदलती है। कपड़े बदलते हो तो हाँ। अब अगर सारी की सारी सोल्स ने कोई ना कोई कपड़े यानी कि शरीर धारण कर रखा है, तो फिर स्पिरिट्स होती क्या है? क्या वो हमारे आसपास होती हैं या सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है? देखिए, नो स्मोक विदाउट फायर है, ये तो बात मान लो। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हकीकत है, ये तो बात माने। हकीकत है तो कहीं ना कहीं पर गलतफहमियां भी हैं, दोनों ही बातें होंगी जी। हम सब क्या है, हम सब भी तो वही है। हमारे पास एडिशनल चीज है कि बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं है, यही फर्क है। हम उनसे डरते हैं, इट्स अ फियर ऑफ अननोन। जिन्हें हम जानते नहीं उससे हम डरते हैं, बस यही है और कोई नहीं है। कोई आपका आके कुछ नहीं कर सकता। होंगी काफी सारी ऐसी होंगी जो हमारी अभी भी फोर्थ प्लेन में घूम रही होंगी जी। जो फिजिकल से निकल चुके हैं और स्पिरिचुअल में गई नहीं है। ऐसे बहुत सारी वजह हो जाती है जिनकी वजह से रुक जाती है, वो होंगी। मार्केट में घूम के आते हैं, 1000 आदमी से बात होती है, पास से निकलते हैं, कौन हमारा क्या बिगाड़ देता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अनलेस आप परमिशन ना दें। तो अगर आप परमिशन देते हैं तो आप पे उनका असर हो सकता है। तो ये तो होती है, हमारा जो क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, इवन थॉट है जो, वो भी एनर्जी का रूप है। एवरीथिंग इज एनर्जी। एनर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो फिजिकल में या उसके आसपास दूसरे रूप में होगी, विचार भी एक एनर्जी के रूप में लिया गया है। तो सोल भी एक एनर्जी है, लिया गया है, वो है हमारी कॉन्शियसनेस है। बहुत सारे एग्जांपल ऐसे मिलते हैं जिन रिकॉर्डेड है कि इंसान मर जाता है, दोबारा जिंदा होता है, तो दूसरे आदमी के रूप में जिंदा हो जाता है। ऐसे एग्जांपल मिले हैं, टीवी पर भी आज भी ऐसे जी। तो जो पहले उसके अंदर जो था उसका सब कुछ भूल चुका है, जो दूसरा है उसके सारी बातें याद है। ऐसे कई चीज आज भी, अगर ऐसा नहीं होता तो कैसे हो? ऐसे बहुत सारे किस्से मिल जाते हैं जी। मर के भी दोबारा जिंदा होते हैं, जिंदा होके बताते हैं उसने ये मैसेज दिया है, वो मैसेज भी आगे सच्चा मिलता है। तो ये तो है, लेकिन जिस रूप में आप समझते हैं शायद वो रूप नहीं है। हमारा एक कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड का एक कॉन्सेप्ट है जो कार्ल जूंग ने दिया था। कलेक्टिवली भी हम कुछ चीजें जो हमारा माइंड के अंदर डेवलप कर लेते हैं सीख के। जैसे अगर नियर डेथ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, कोई मर के दोबारा जिंदा हो गया, कुछ लोग 2-4 मिनट के बाद, कुछ तो इवन ज्यादा मिनट के बाद भी जिंदा हो रहे हैं जी। तो कुछ लोग बताते हैं कि मैं सीधा गया, एक स्वरूप से गया। कुछ लोग कहते हैं मैं एक लाइट से गया। ऐसे कुछ एग्जाम्पल वहाँ पे मुझे कोई ना था जीसस क्राइस्ट में मिले। कोई कहता है मुझे वहाँ पर बड़ी अच्छी हूरों ने महसूस करा। कोई कहता है वहाँ पर मुझे ये यमराज महाराज मिले इस प्रकार। कोई कहता है मुझे मेरे वहाँ पे दादा मिले, तो वो मिला, उन्होंने मुझे ये मैसेज दिया या वापस भेज दिया। इस प्रकार की बात है आपकी। इसका मतलब वो ये नहीं है कि ये सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए। हमारा तो माइंड है, हमारा माइंड उस रूप में देखने के लिए ट्रेन है।
तो उसमें आपकी परसेप्शन है, जिस रूम में ट्रेड है उस रूम में उसको दिखाई देता है, महसूस होता है, उसकी कोई सदर होती है। जैसे कुछ लोग कहते हैं मैंने भूत देखा, जैसे कोई आदमी इंसान मर जाता है ना, कई लोग को दिखा, गाँव में, शहर में मैंने देखा, वो खड़ा था, चौराहे के पास खड़ा था और उसने ना पीले रंग का कुछ पहना था। भूत कपड़े पहनते, जिसके बाद शरीर दी और बड़े इस इस प्रकार की बातें भी आते हैं। तो ये हेलुसिनेशन भी बहुत सारी ये ऐसे हम अपने वक़्त से बना लेते हैं, लेकिन हमारे लिए वो रियलिटी होती है। तो हेलुसिनेशन ना बहुत रियल और आता, फीलिंग्स आर रियल होती है, विज़न भी रियल आता है, चाहे माइंड की क्रिएशन है। तो अधिकतर केसेस में जो ऐसे केस आते हैं, साइकोलॉजिकल ज़्यादा होता है। लेकिन मैंने कहा नो स्मोक विदाउट फायर, कहीं न कहीं एक एलिमेंट ऐसा भी है जो बियॉन्ड दिस वीक है, और वो भी तो वीक देख मिल जाता है कई बार ऐसे। तो मैं जानता हूँ स्पिरिट रिलीज़ भी एक कॉन्सेप्ट होता है, जो जिसके बारे में आपने भी बताया था, और आपने इसके बारे में एक्सीडेंट के बारे में बताया था कि किसी का एक लाइव सेशन चल रहा था, और इसमें स्पेशली ध्यान रखना होता है कि आपको रिक्वेस्ट फॉर्म में बात करनी होती है। आपको कभी भी अथॉरिटेटिव नहीं होना, और जो कर रहे थे सेशन वो इतना पेशेंस लूज़ कर गए थे, अथॉरिटेटिव हो गए थे, और आगे से स्पिरिट ने कहा लेट्स गो टुगेदर। वो थोड़ा-सा इंसिडेंस वो बताइए? ओके, मैं नाम नहीं लूँगा एक्चुअली। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उस वर्कशॉप में मैं ही था। आई एज़ ए पार्टिसिपेंट था, एज़ ए स्टूडेंट पार्टिसिपेंट। जी। जो टीचर थे बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही नॉलेजेबल थे, और जो पोजीशन का जो केस था उसके ऊपर वो काफ़ी क्लास के अंदर डेमो के लिए था, और वो रिलीज़ नहीं हो रहा। तो जो तीसरा दिन था, एक के मेरे ख्याल 2 दिन हो गए, तीसरा दिन क्लास खत्म होने से 1 घंटा पहले की बात है, 1 डेढ़ घंटा पहले। तो जब वो उसने ज़ाहिर से हर बच्चे से मना कर दी, तो चेचे को लाइक बताता हूँ, आई एम गोइंग टू बी वेरी टफ विद यू, ऐसा बोला। तो उन्होंने हँस के जवाब दिया था, देन ही हुँ, और उसके बाद तबीयत खराब हो, फिर वो अभी 2, 4, 5 खत्म। लेकिन इसका मकसद सिर्फ डराना नहीं, ये साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, उनके माइंड के अंदर ऐसा आ गया। वर्तमान कहते हैं हर चीज़ें निश्चित, तो जो निश्चित थी तारा दावा नहीं, तो उस रूम में भी हमें देख लेना चाहिए। ये बहुत सेफ है, ऐसा नहीं कि डरने की बात नहीं है। आप देखो तो डर गया, जिसे मान लिया तो डर गया, जिसे नहीं माना वो नहीं डरा। हम किसी घर में जाके कुत्ते को देख के डर जाए, हमें पता है वो काटेगा नहीं, बात तो है, लेकिन डरते हैं मान, तो जो मान लेते हैं तब वो चीज़ें लगता हो जाती है हमारे अंदर। तो ये ऐसा किस्सा मैंने देखा है, और बहुत सारी स्पिरिचुअलिस्ट के बहुत सारे मेरे अनुभव के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि इट इज़ बियॉन्ड साइकोलॉजिकल, कई ऐसे अनुभव, जैसे एक हमारा स्पिरिट था वो स्पिरिट रिलीज़ कर रहा था, तो जाते ही उसने झटका मारा, के जाते हुए इक्का मारा, मैं तुझे झटका मारा, और उसका शोल्डर डिस्क तो वो ऐसे थोड़ी कुछ ना कुछ तो उसके अंदर फिर लगा, तो वो ठीक करा रखता था, प्लेज़ करा रखता था। ऐसे-ऐसे बहुत सारे ऐसे अनुभव है। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये डरने की कतई चीज़ है। वो इतना ही डर है जितना भी दूसरे डरते हैं, बस उतना ही डर, इससे ज़्यादा नहीं। और किसी को हम चैलेंज क्यों करें? चैलेंज करने की तो ज़रूरत है ही, रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि वो भी जाना चाहते हैं, अधिकतर में ये होता है जाना चाहते ही होते हैं। वो आपका सहारा ले रहे होते हैं। आप किसी को चैलेंज करोगे तो उनके अंदर भी तो ईगो हाँ, माइंड है, ईगो है। पर वो ईगो कई बार गड़बड़ हो सकती है, तो हमें इफ़ेक्ट करता है। क्योंकि उस कॉन्सेप्ट को हम मानते हैं, इसलिए हमारे पर असर होने की भावना रहती है। अनलेस कि हम ये फार्म रिजिड है कि कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं भी होगा। तो अपना दरवाज़ा बंद रखिए, बाहर घूमता रहे, जिसने भौंकता है, चाहे टाइगर है, चाहे लायन है, कुछ नहीं गुजारी ना बाहर। दरवाज़ा खोलिएगा तो हमें ज़मीन बिल्ली भी मार जाएगी, वीवलक काटे। इन अदर वर्ड्स अपने ऑनर को प्रोटेक्टेड रखिए, और अगर आपका ऑनर प्रोटेक्टेड है, आप पूरी तरह से सेफ है। और अगर ऑनर प्रोटेक्टेड नहीं है, तो फिर वही बात है, जंगली बिल्ली भी आपको पंजा मार देगी, और अगर आप प्रोटेक्टेड है, तो फिर शेर, चीता कुछ भी हो आपको एक सर ब्लैक मैजिक, ओके, आप इसके बारे में क्या मानते हैं? इसे 2 वर्ड, ब्लैक और मैजिक। पहले से देखिए ब्लैक क्या होता है, मैजिक क्या होता है, दोनों मिला के क्या बताता है। अब ब्लैक एनर्जी के रूप में जिसे बोला जाता है।
हमारा एक जो प्रूवन कॉन्सेप्ट ये है कि जो यूनिवर्स है इसका वॉल्यूम बढ़ता है, ये प्रूवन। और उसी में ये भी है कि जैसे चाँद है धीरे धीरे धरती से परे खिसकता जा रहा, इसकी दूरी भी बढ़ रही है। हालांकि गति इतनी कम है कि वो कई जनरेशन में जाकर थोड़ा सा दिखाई देता है, इंचों में बढ़ता है। तो ये बढ़ रहा है और जितनी एनर्जी यूनिवर्स में है, क्योंकि एवरीथिंग इज एनर्जी, उसको ऐसा माना जाता है कि लगभग 5% के आसपास एनर्जी के बारे में वी हैव रीजनेबल नॉलेज, उसके बारे में हमें जानकारी है। जो बाकी 95% के बारे में जानकारी नहीं, उनके बारे में घेरे उसको हम ब्लैक एनर्जी, राइट। ब्लैक का मतलब होता है अननोन। जैसे इसके पास ब्लैक मनी है, इसका मतलब क्या है? वो पैसा है जो कि जिसका सोर्स नहीं मालूम कहाँ से आया है, सोर्स ही मालूम और अमाउंट अमाउंट नहीं मालूम, वो सारा ब्लैक। तो ब्लैक का मतलब टेक्निकली अननोन ही होता है। तो वो एनर्जी अननोन, और इसको ब्लैक कलर को भी अगर आप देखिए तो ब्लैक कलर की पावर प्रतीक को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लो। इसलिए ना गर्मी में पहनते हैं आप पे, तो ऑब्जर्व करता है। तो ब्लैक हमने मान लिया अननोन है, और उसके जो अननोन है उसके बारे में हम क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी होती है उसके बारे में जानकारी जानने का। हमें एक है कि जाने जहाँ हमारी क्यूरियोसिटी होती है वहाँ हमारी सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है। सजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है जो भी क्या से मान सकती थी। तो एक तो उसका रूप है, पूरा साइकोलॉजी का रूप इस रूप में देखें आप। अ, ये तो ब्लैक का हो गया। और क्या बोलते हैं एनर्जी, मैजिक का, मैजिक में तो दिखता है वो होता है, वो एक इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। उसमें बहुत सारी बातें होती है, जो बातें वो बोलता है, जो एक्शन वो करता है, और हाथ को जिस ढंग से वो यूज करता है, बॉडी भी यूज करता है, हम उसे पकड़ नहीं पाते। एक बार पूरा कोशिश होने के बाद कैमरा लगाने के बाद नहीं पकड़ पाते, लेकिन इतना बढ़िया ढंग से वो करते हैं, that's what training is। लेकिन हकीकत नहीं होती वो। हम्म। इसका मतलब अगर दोनों वर्ड को जोड़ ले दीजिए, एक ऐसी जानकारी जो हकीकत नहीं है लेकिन इसका अर्थ मालूम नहीं है, तो ब्लैक एजेंसी। एक तो रूप इसका थी, दूसरा रूप इसको देखा जाता है कि जो इवन एनालिसिस उनसे कुछ काम करवाना, उसको भी ब्लैक मैजिक, ब्लैक नेसी, ब्लैक कुछ भी तैयार हो जाता है। और उस पे बहुत लोग उसमें काम भी कर रहे हो, बहुत लोग कर रहे होते हैं। एक बार क्या हुआ, एक दिन सुबह सुबह अ, मैं ऑफिस नहीं गया था, क्या देख इसे लेडी का मेरे पास फोन आया, पुलिस सर आपसे मिलना है बहुत अर्जेंट है। मैं सेक्टर 14 से बोल रही हूँ, मेरा नाम ये है, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, आपसे आज मिलना बेहद जरूरी है। ऑफिस कब तक आए? मैं 10 बजे पहले आ सकते हैं? और थोड़ा 9:30 आ सकता हूँ, क्या बात करते हैं? बहुत होते हैं सर। भाई वो दो लेडीज तो आके बोले, सर आप पे भी वो वैसे को है, मैं how did you know? सर हमें सब ना, फिर वो एक बिल है तेरा कि लगाए हुए लक्ष्मी नगर में, वो क्या पहला आप वो हमारे ग्रुप बन रहा था भाई। मैं चाहती हूँ सर आप ये सोशल सोसाइटी के लिए काम करते अच्छा है, बात है कि चलेगी। देखो उनका भाई अब अच्छी इंटेंशन थी, लेकिन उनको जो लगा सच वही है। तो मैं सोचते उनके दुख से जुनून बेच गया, मैं गया देखने के लिए, और इतनी भीड़ थी कि मेरे लिए तो पॉसिबल था ही। और इतनी भीड़, पूरा पूरा हॉल का बहुत बड़ा, कई सौ 500-700 से ज्यादा लोग के आधार से ज्यादा हो। पर वो सर्व ये कर रहा है, ब्लैक है, वेट डाला है, डाला होता है, एक फियर, फियर साइकोसिस उधर डर पैदा कर रहा है लोगों के अंदर। तो उस डर की वजह से लोग सजेस्टिव हो जाते हैं, और होने की वजह से क्या तो भाव आते हैं उनके लिए रेडी बच जाती है, नहीं लगता पोजिस कर लिया है। अगर इसमें कोई हो सकता है, कोई पोजेशन, कोई ब्लैक एंड कह सकता रहो कि पोजेशन हो, तो रेन के इसमें ऐसा हो सकता है, लेकिन वो रिलीज हो जाती है, बहुत एक्सेप्शनल ऐसा बात नहीं जो रिलीज ना भी हो। तो ना भी हो तो उसे हम चले सो करते भी कोशिश करते हैं बस। तो इसको कोई डरने की बात नहीं है। ब्लैक है तो आप पे जब ये असर करेगी, क्या असर होने अपने आप को बदलू तरक्की, जब अपने भाव आते, अपने अंदर कोई ट्रिगर पैदा करती सी। कुछ लोग कहते हैं ना तुझे डर लगता है, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग ताबीज पाते हैं, यहाँ बांधते हैं, कोई यहाँ बांधता है, जब वो डर लगता है उसको छू लेते हैं।
एनर्जी आ वो एनर्जी अंदर है बात की, वो तो एक तो उसकी बात भी है। अगर आप ऐसा ही कुछ चीज़ आप अपना बना कुछ भी जो इष्ट देव को है किसी में जिसको आपकी श्रद्धा हो, जैसे ओम नमः शिवाय कहे, हम ब्रह्मस्मि कहे या कोई भी वर्ड जिससे आपको पावर मिलती है कि जब वो ऐसे डर लगे तो मैं वो यूज़ करूँगा तो मेरी प्रोटेक्शन हो जाएगी। तो आपका ऑरा वाक़ई में स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा और जिनसे करें तो उसका असर नहीं होगा। तो ब्लैक एनर्जी को अननोन एनर्जी के रूप में ही माने तो ज़्यादा अच्छा है। डरने की कोई ज़रूरत कतई ज़रूरत और जैसे हमारी बात हुई थी करियर को लेकर, आपने कहा कि हिप्नोसिस हर कोई एक करियर के रूप में बना सकता है, बट जो लोग दिमागी तौर पे कमज़ोर हैं, सिर्फ उनको छोड़ के। तो जो लोग भी इसे करियर बनाना चाहते हैं, हिप्नोसिस मेरे ख्याल में पेड़ का एक मेजर पार्ट है, ट्रंक है उसका। उसकी ब्रांचेस भी खूब सारी मेरे ख्याल में पीएलआर, अकाशे, एस्ट्रल ट्रैवल, इनर चाइल्ड ये सब उसी की ब्रांचेस। तो थोड़ा-सा उसके बारे में बता दीजिए कि इसकी कैसी-कैसी ब्रांचेस हैं, क्या-क्या ब्रांचेस करती हैं? एनएलपी एनएलपी के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं, जानना चाहते हैं। थोड़ा-सा इनके बारे में बता दीजिए, ताकि जो श्रोता हैं हमारे और वो सीखना चाहते हैं, वो जान सकें कि इसकी क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है और जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी वो तो मैं आपके मेंशन करूँगी। ओके, देखिए जैसे साइकोलॉजी बहुत सारे ब्रांचेस थी, वो सारी की सारी प्रोसेस की गई। जैसे आप कहेंगे फॉरेंसिक हिप्नोसिस, कोई स्पेशलाइज़्ड कोर्स है वो हम नहीं कराते। लेकिन वो कोर्स उसकी बदल ली जाती है जो पिक करता है। इवन लाई डिटेक्शन वगैरह में भी उसका यूज़ कुछ होता है, कुछ तक हो। ऐसे जो सबसे पॉपुलर है जो आमतौर पे डॉक्टर्स लोग करते हैं, जो हिप्नोटिक बात पर दिक्कत जब एवं एक्सरसाइज करती लेडी से पहले प्रैक्टिस कराई जाती है 3-4 महीने तक कि पेनलेस डिलीवरी कैसे। तो इसमें भी कुछ लोग खास तौर पे जो इस फील्ड में काम कर पा तो वो ये सीखते हैं बात है जो हिप्नो एनेस्थीसिया इसको कहते हैं। हिप्नो एनेस्थीसिया जैसा ही हिप्नोलाली ये का ट्रोप है जी। एनेस्थीसिया ये एक इंटरप्रिटेशन तो एक्सपीरियंस बदलना है वजह है कि आपको दर्द हो रहा तो दर्द फील करेगा इस बात अपनी चाय की वो मन में जो चीजें तो सिमिलरली सेम चीज कि जो चाइल्ड का जो दर्द हो रहा है वो एक पर प्लान से भगवान ने आपके ऊपर एंड यू आर एंजॉयिंग दिस तो इस लेंस के हमारी प्रैक्टिस की जाती है तो जो पेन है उसकी इंटरप्रिटेशन कर जाती है ब्लेसिंग के रूप में महसूस करती है लेडी प्रॉब्लम नहीं होती एक तो बड़ा पाप ये है। अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए तो लोग करते ही करते हैं और एंटरटेनमेंट प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए वरना बहुत बेइज्जती भी होती है इसका जवाब है कॉन्फिडेंस तो जिस एक्टिविटी को वहीं से शुरू कर उसको बढ़ाने की कोई हेल्प ना के हर चीज़ों को करता है। अच्छा इसके अलावा आपने कहा अ, जैसे साइकिक आकाश रिकॉर्ड पीएलआर ये ये ट्रांसपर्सनल हिप्नोसिस का हिस्सा है सर। तो ट्रांसपर्सनल पर्सनल है फिजिकल से परे की जो चीज़ें जैसे आपने इनर चाइल्ड इनर एडवाइस और इसी प्रकार के हायर सेल्फ बोला जाता है स्पिरिट गाइड्स मास्टर्स एंजल्स ये सारे उसके अंदर आएंगे ये जो सिर्फ पैरासाइकोलॉजी तक इसको पैरा हिप्नोसिस है। इवन आपका जो पास्ट लाइफ का जो चीज़ें हैं पुनर्जन्म के वो भी सारी इसी के अंदर है स्पिरिट रिलीज भी इसी के अंदर एक इसका वो ब्रांच है जो इसके फिजिकल एलिमेंट के अल्क एलिमेंट है पैरानॉर्मल जो बाकी वो सारी इसके अंदर लॉ और प्रोटेक्शन को तो हिप्नोसिस में ही मान लेते हैं क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि जो हम चीजें कहते हैं वो एनर्जी रेडिएट हो रही होती है एंड वी आर प्रोन टू दोज एक्सपीरियंसेस खासतौर से जो हमारे फियर होते हैं ना फियर हमारे साथ बताओ हमारे साथ धूप बाकी दीप तो बाबा सोते रहते हैं ना वही होती है कई बार तो इसलिए उस वो बात पे बहुत ध्यान देने से होती है इसका साथ दे रहा तो पैरानॉर्मल देखिए ट्रांसपर्सनल हिप्नोसिस या पैरा हिप्नोसिस या पैरानॉर्मल हिप्नोसिस करने तो इसके फील्ड की इस चीज है के अंदर सोल की बात करें जी जिनके अंदर हम एक अलग लेवल की बात करेंगे कि आपकी यूनिवर्सल कनेक्टिविटी जैसे हम साइकिक कहते हैं तो वो भी हो और साथ में हमने एनएलपी का नाम लिया एनएलपी एक शॉर्टकट अप्रोच है जो कि हिप्नोसिस
का ही यूज करती है। ये एक्चुअली 1975 के आसपास इसको इस रूप में लाया गया था, क्योंकि जो डॉक्टर एरिक्सन थे, और जो लैंग्वेज उसको यूज करके इसमें प्रयोग किया था। एनएलपी कहता है कि हमें स्वीकार करके ये ट्रांस में लाने की जरूरत नहीं है, एक बात। दूसरा है कि ट्रांस में और रिलैक्स होने की जरूरत नहीं, लंबे से करने की जरूरत ही है, जितने स्वीकार कर लेते। कुछ हद तक वो बात गलत नहीं, क्योंकि उसका असर होता है। उसमें क्या करते, हिप्नोसिस जैसे हम इंड्यूस करते हैं ऐसे नहीं करते। उसका दूसरा अप्रोच रिपीटिशन एंड इमेज, और दो चीज का तीसरा ट्रिक, ये तीन चीजें उसके अंदर बन जाए। एक चीज को रिपीट कराए, जब भी आप रिपीट करते हो कोई चीज, आप हिप्नोसिस में चले जाते हो। कोई आदत मंत्र का सेल्फ हिप्नोसिस में डालने की मंत्र का प्रयोग करते हो, क्या तो अरे वो, क्योंकि जो आप रिपीट करते हो आपका कॉन्शियस माइंड क्या करता है। इसे दो टीचर एक चीज पावर रिपीट करता, बच्चे क्लास में सो जाते हैं। वो यही कारण होता है। तो आप कहता है कि आपको विधिवत हिप्नोटाइज करने की जरूरत नहीं है कि आप ये 5 4 3 2 1 0 करें या करें, ये करने की जरूरत नहीं हो, कहता है सीधा है आप उसकी इमेजिनेशन शुरू करा दें। जब आप इमेजिनेशन इज कनेक्टेड विद दिस पीनियल ग्लैंड, तो सबकॉन्शियस माइंड तक काम, तो इमेजिन करना शुरू करते हैं, तो हिप्नोसिस अपने आप से रहता है। तो वो शॉर्ट हैंड है, बस वो बार बार रिपीट करा के एक्सपीरियंस कराते हैं। और जो चाहता होता है, जो होना चाहिए, वो इमेजिनेशन का मेन चीज वही है। यदि शॉर्ट हैंड अप्रोच है, मैं एनएलपी का प्रयोग बेसिकली प्रोसेस के अंदर मिक्स करके को, ये प्रोसेस तो आप प्रॉपर पूरा टाइम लगा के करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा स्टेबल रहता है माइंड। और उसमें जो छोटी मोटी एनएलपी की यानी कि जो इमेजिन ये साथ ये डाल दिया टेक्निक्स को, हाँ ये डाल ये डाल, उसको सच आता है। आप नेगेटिविटी डाल के पॉजिटिविटी डाल, एक इमेजिनेशन आपने इमेजिन का सारी प्रॉब्लम का धीरे धीरे बक्से में ला रही है, और बक्से को आप उठा के- ये एनएलपी का होगा पॉजिटिव। तो सारे सबकॉन्शियस माइंड के सारे नियम वो मानते, ऐसी बात है। लेकिन एक चीज है तो मुझे उसमें थोड़ा सा कंसर्न है, वो बात जो कहते हैं उसको डिलीट कर दे, जो आपकी जर्नी उसकी आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसका इनइफेक्टिव कर सकते हैं कि वो ना करें। तो मेरा मानना है कि इनइफेक्टिव की जा सकती है, उसको डिलीट करके नहीं कराएंगे आप, खुद अपने अंदर पड़ी है कैसे करोगे बताइए। अदरवाइज द होप काफी इफेक्टिव और काफी पावरफुल टूल, क्योंकि वो सीखा जल्दी जा सकता है, और क्लाइंट को आप 5-7 मिनट में 10 मिनट बेचना हो, आपका सेशन हो जाता है। क्लाइंट को अपनी तसल्ली के लिए बातचीत करना ज़रूरी हो, तसल्ली जब भी होती है उसका प्रॉपर्ली उसका टाइम रहेगा। तो एनएलपी के साथ फिर करो तो काउंसलिंग बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, वरना एनएलपी को लोग फिर तमाशा जी पाएँ, लेकिन ये इफेक्टिव है, इसका कोई दो मत नहीं है। ये वो तो दूसरी एलएसी ही ली, दे आर ऑल सभी में कहीं न कहीं आप देखोगे सबको से बैठ के सब में सब में किसी में रिलैक्स कराए, किसी में नई चीज़ें करेक्ट हो रहे हैं। क्या है ऐसा प्रोसेस तो ठीक है सर, आज ये बहुत मज़ा आया। कोई नोट्स हो जो आप बताना चाहते हो, कोई मैसेज हो जो आप देना चाहते हो तो श्रोताओं को? ओके, देखो मैं अपने अनुभव तो कहना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी आपका बुरा नहीं करता। लोग समझिए करते हैं आपको बुरा कर दे, एक्चुअली वो आपके लिए एक नीड होती है जो आप एम्पावर करने के लिए किसी माध्यम से की जाती है। उस वक्त आपको बहुत बुरा लगता है, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मेरा नुकसान करा दिया, फाइनेंशियल नुकसान करा दिया, मेरी दोस्ती खत्म करा दी। लेकिन कभी कभी 1 साल बाद, कभी 10 साल बाद, कभी 20 साल बाद आपको रियलाइज होता है कि दैट वाज एसेंशियल, आपकी लर्निंग के लिए वो बहुत जरूरी था। इसलिए भाई किसी से नाराज होने की जरूरत नहीं। कबीर जी वाली बात है, ना खाओ से तो ना खाओ से पैर, जो हो गया मेरी मर्जी से हुआ, कुछ ठीक है, मेरी मर्जी से नहीं है तो ऊपर की मर्जी, मेरी सोल की मर्जी है, भगवान की मर्जी, तो वो मेरे से अच्छी ही खराब नहीं होगी। इसलिए कभी किसी बुरा मानना, किसी से द्वेष रखना, घृणा रखना, ये चीजें खत्म। थैंक यू वेरी मच सर, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोबारा मिलें और नई बातों पे बात करें। आपका इतना वास्ट
42 साल का एक्सपीरियंस है उसे और लोगों तक पहुंचाएं, श्रोताओं तक पहुंचाएं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।